हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित शर्मा। आई एम एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स। आप देख रहे हैं कॉमर्स एंड फन, जहां टीचर दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है 11th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो एडमिशन या तो जून जुलाई में एडमिशन लेते हैं और उनका कोर्स काफी ज्यादा होता है। और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या थोड़े से भी कॉन्सेप्ट उनके क्लियर है, पूरा हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जहां पर आपका टारगेट रहेगा 40 आउट ऑफ 40। ठीक है, ये मेरे 11 साल के अनुभव के साथ है। तो इसमें क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हम टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उससे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, और ये सबसे प्रोबेबिलिटी अगर मैं देखूं तो इस क्वेश्चन की सबसे आने की संभावना है, क्योंकि मैंने अपने 11 साल के अनुभव में ये बनाए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत गहन स्टडी करी है। तो पहले हम समझते बेटा, हम पहले एक करिकुलम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर स्कूल का करिकुलम अलग होता है, तो ज्यादातर जो मेजोरिटी बच्चे थे उनकी डिमांड थी इन चैप्टरों के अंदर। अगर मैं बात करता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैट्स के नहीं, हम दो पार्ट में इसको बनाएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग होगा और स्टैट्स के क्वेश्चन मैं अलग बता दूंगा। हो सकता है कई बच्चों के एग्जाम हो चुके हो, कई बच्चों के एग्जाम होने वाले हो या कईयों के चल रहे हो। अगर आपको इकोनॉमिक्स है आ भी नहीं, आने वाले टाइम में भी यूजफुल रहेगी, और आपके लिए जिनके मिड टर्म के एग्जाम नहीं है उनके लिए बड़ी यूजफुल होने वाली है। अब जरा समझते हैं, हमारे पास क्या बेटा, इंट्रोडक्शन पहली यूनिट, दूसरी में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये दोनों के ये तीनों चैप्टर कंसिस्ट करते हैं हमारे किसमें, सेकंड यूनिट में। और फिर लास्ट बनता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। अब जरा समझिए, ये आपको मेरे वन शॉट में मिल जाएंगे, ये तीन चैप्टर आपको। ठीक है, वहां से आप जाकर पूरे के पूरे अगर कोई कॉन्सेप्ट को समझना ही है, यहां हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है। बाकी जितना मैंने पढ़ाया हो वन शॉट में मैंने दिए हुए हैं, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे तो आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, कंटेंट। अब इसके बारे में जो स्पेशली जो टॉपिक है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, ज्यादा प्रेडिक्शन होती है कि यही प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूं। तो जरा समझते हैं, पहली यूनिट हमारी इंट्रोडक्शन। देखिए बेटा, अगर मैं इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करूं तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे कौन से टॉपिक है और कौन से इंपॉर्टेंट है उनको समझना बहुत जरूरी है। तो देखो जरा बेटा, हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन है। अब देखिए करिकुलम, अगर मैं बात करता हूं दो पोर्शन में आपकी है, सेक्शन ए सेक्शन बी। हमारे 17 क्वेश्चन आएंगे इसके, ठीक है, माइक्रो के, और 40 मार्क्स के होंगे। और वो 17 क्वेश्चन कैसे रहेंगे, 1 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन, सारे के सारे मैं यहां डिस्कस करूंगा। देखिए, जो पहला टॉपिक है बेटा वो है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए बेटा, अगर आपको मैंने ये पहले से डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको पता ही है कि वांट्स हमारी क्या अनलिमिटेड है, जबकि रिसोर्सेज लिमिटेड और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव नेम होता है चॉइस टू प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे बेटा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, देखिए हमारे पास एक होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इसमें तीन मैंने मेजर प्रॉब्लम बताई, वो तीनों मेजर प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास वांट्स आर अनलिमिटेड और जबकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लास्ट वन होता है हमारे पास रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। देखिए, अब आपके पास ये सारे क्वेश्चन आते हैं, वांट्स आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, इसी को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, अब इसी की वजह से हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बनती है, जो मैंने डिस्कस करी हुई है वन शॉट में। तो इकोनॉमिक्स क्या होती है बेटा, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। अब देखो, इकोनॉमिक्स एक साइंस है। अब मैंने बोला मेन सब्जेक्ट तो हालांकि आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, पर अगर जर्नली बात करिए फिर मैंने साइंस बोला। क्यों साइंस, इसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन नहीं कर रहे, फ्लोरा फाउना के बारे में नहीं पढ़ रहे। इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस होती है जिसमें हम स्टडी किसकी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की। किसकी स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की। और यहां पर हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। और यही हमारे पास क्या बनाती है प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो वांट क्या बेटा, अनलिमिटेड। और आपको ये प्रैक्टिकल पता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई हमारे पास जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। हमारी एक वांट कंप्लीट होती है तो दूसरी वांट की हम डिमांड करने लग जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, और इससे एक वर्ड बनेगा बेटा स्कैर्सिटी। क्या बनेगा, स्कैर्सिटी, यानी कि जब हमारे पास नंबर ऑफ यूजर ज्यादा हो और सप्लायर क्या हो, कम हो, तो इसकी प्रॉब्लम बना देती है स्कैर्सिटी। अब जरा समझते हैं इसको कैसे समझेंगे। देखिए, आपको अगर मैं पानी की बोतल कर दूं, पानी की बोतल में एक छेद करा तो पानी धीरे धीरे फ्लो करेगा। अगर कई छेद करूं मतलब नंबर ऑफ यूजर बढ़ गए, जिसकी वजह से पानी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रिसाव करेगा। ठीक है, तो यहां पर फ्लो बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास क्या, रिसोर्सेज लिमिटेड है और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। तो इस यूनिट में हमें ये पढ़ना है कि हमें लिमिटेड रिसोर्सेज में किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्टिविटी या उस कम लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे अपने ऑल्टरनेटिव यूजेस को फुलफिल कर सकते हैं। देखिए जरा, तो इसी को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। क्वेश्चन आपके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम में 1 मार्क्स का पूछा जाता है,
और आपको पता है ये रही स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है और अल्टरनेटिव यूजेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। तो हमारी इच्छाएं क्या है, असीमित है और हमारे जो रिसोर्सेस है वो बड़े ही लिमिटेड हैं और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, इसी को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप जरा समझते हैं बेटा, वांट तो हमें पता लग गया, रिसोर्स स्कैर्सिटी और उसके अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब ये है मेरे पास एक सेम लैंड है, उस पर मेरे पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं। अब जो जमीन तो हमारे पास फिक्स्ड है, या तो फैक्ट्री बनाऊं या घर बनाऊं या मैंने बोला कि फार्मिंग करूं, ठीक है, ये 3 ऑप्शन है। अब जो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा आप उसको चूज करोगे, वही हमारे लिए क्या होगा, ऑल्टरनेटिव। हमारे पास 3 ऑप्शन है जिसमें हमारे लिए किफायती रहेगा, हम उसका यूज करते हैं। सबकी अलग अलग प्रेफरेंस हो सकती है, मेरी भी अलग हो सकती है, आपकी भी अलग हो सकती है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो वांट क्या है, अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है और रिसोर्सेस के बहुत ऑल्टरनेटिव यूजेस है, उसमें से आपको बेस्ट अपना किफायती यूज देखना है कि किसमें होगा। बात क्लियर, इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बाद ये तो आपको क्वेश्चन है ही, और अगर आपको 2 क्वेश्चन मैं बोलूं कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनाए जाते हैं तो ये 2 टॉपिक ऐसे जिससे 2 लॉन्ग क्वेश्चन से आपका आंसर आता, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इसी टॉपिक से। देखिए सेंटर प्रॉब्लम, तो इसमें एक बार डिस्कस कर दूं मैं आपको, एक लाइन आती है और हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन यही बन जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज ना रहे इसमें। देखो सेंटर प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम बिल्कुल अलग अलग है। सेंटर प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो हमारी सेंटर प्रॉब्लम होती है, आपको पता ही हमारी सेंटर प्रॉब्लम कौन सी, आप पढ़ चुके भी हैं। तो जो हमारे पास क्या है, सेंटर प्रॉब्लम अराइज किसकी वजह से होती है बेटा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये ऐसे कैसे, जरा समझते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हमारे पास वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है, इसी से हमारी प्रॉब्लम जो अराइज हुई वो सेंटर प्रॉब्लम हुई। अब कैसे हुई, जरा मैं आपको एक लॉजिकल एग्जांपल से समझा देता हूं। आपके फादर मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए देते हैं और बोला जाता है कि आपको पहले फैक्ट्री खोलनी है या कोई भी आपको काम स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आप देखोगे, अब बच्चे ज्यादातर जो आंसर आता है वो आता है कि लैंड देखेंगे। पहले लैंड नहीं देखते बेटा, पहले हमें देखना प्रोडक्शन किस चीज का करना है, क्योंकि तभी पता लगेगा मैं लैंड कितना जरूरत है, कितनी की जरूरत है। बात क्लियर है। तो हमारे पास पता है सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होगी, वर्क टू प्रोड्यूस, किसका प्रोडक्शन करें। दूसरा कि कैसे करना है, मशीनरी की जरूरत है या लेबर की जरूरत है, होती दोनों की है, पर सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है, कैपिटल की है लेबर की है, उसको देखना पड़ता है। फिर होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या रहता है बेटा, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये हमारे पास क्या होती है बेटा, सेंटर प्रॉब्लम, और किसकी वजह से अराइज हुई है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से। तो पहली प्रॉब्लम को मैंने एक अच्छी तरीके से की पॉइंट्स में और फ्लो चार्ट बनाकर मैंने समझाया हुआ है। देखो बेटा, वर्क टू प्रोड्यूस ये इकोनॉमी की फर्स्ट सेंटर प्रॉब्लम होती है। अब यहां पर प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, वो जिस गुड्स का प्रोडक्शन करना चाह सकता है उसका तो नहीं कर सकता। इसमें पीपीसी में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जब एक्स को बढ़ाते तो वाई को कम करना पड़ेगा, दोनों का प्रोडक्शन नहीं कर सकते आपके पास, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है और इसका इफिशिएंट यूज करना है हमें। तो ऐसे में क्या होगा, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स, दूसरा मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स को अगर मैं क्लेरिफाई करूं तो हमारे आटा चीनी नमक ही आता है। कैपिटल गुड्स हमारे पास जो लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, अगर मैं कह लूं, हालांकि कैपिटल गुड्स में हमारे पास जो भी हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूजफुल रहते हैं। बात क्लियर है, मशीनरी आ जाती है, प्लांट आ जाता है। अगर मैं बोलूं कि किसकी आप डिमांड करोगे, तो बच्चे ज्यादातर बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स और कुछ बच्चे बोलते हैं कैपिटल गुड्स। नहीं बेटा, हमें किसी को प्रिविलेज नहीं देनी है। एक्चुअल में एक प्रोड्यूसर उस गुड्स का प्रोडक्शन करेगा जिसमें उसकी मार्केट के नियर बाय उसे लगता है कि मार्केट डिमांड इसकी ज्यादा है, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स की हो या कैपिटल गुड्स की। अब हम किसी एक आइडियोलॉजी से नहीं सोच सकते, तो यहां पर हमारा प्रिंसिपल गाइडिंग पॉइंट क्या रहेगा, मार्केट डिमांड जिसकी ज्यादा होगी। और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ। देखो फर्स्ट सेंटर प्रॉब्लम कौन सी है बेटा, वर्क टू प्रोड्यूस की है, और ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी, हमारे पास स्कैर्सिटी है बेटा, रिसोर्सेज हमारे, तो प्रोड्यूसर हैव टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस, कितना गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए। तो द प्रोड्यूसर विल चूज द प्रोड्यूस यूज द दोज गुड्स विच विल बी प्रोवाइड देम मैक्सिमम प्रॉफिट, जो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट ला कर दे, और जिसमें मार्केट डिमांड ज्यादा होगी तो मैक्सिमम प्रॉफिट भी अर्न करेगा। तो 2 टाइप के गुड्स होते हैं बेटा, एक बता दी मैंने कंज्यूमर गुड्स, दूसरा हमने बता दी बेटा कैपिटल गुड्स। अब जो कंज्यूमर गुड्स है वो क्या होते हैं बेटा, डायरेक्ट कंजप्शन करके आप उसका यूज करते हो, क्लॉथ्स हो गए, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, एक्सेट्रा ये। और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम क्या करते हैं बेटा, प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हैं, जैसे टूल्स और मशीनरी है। तो आपको पता है, मैंने बोला यहाँ पर प्रोड्यूसर विल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज वाइसली टू द प्रोड्यूस दोस गुड्स, उस गुड्स का प्रोडक्शन करेगा और वाइसली करेगा, आशा के साथ, जिसमें विच हैव हायर डिमांड। तो इसका प्रिंसिपल गाइडिंग पॉइंट कौन सा बेटा, हायर डिमांड होनी चाहिए, जिससे वो दे कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ताकि वो अपना प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर सके। बात क्लियर है। चलो सेंटर प्रॉब्लम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। ये और इजी है। दूसरी सेंटर प्रॉब्लम है बेटा हमारी, हाउ टू प्रोड्यूस।
कैसे प्रोडक्शन करें। अब आपको पता है इसमें ना टेक्निक के सिलेक्शन की प्रॉब्लम होती है कि कौन सी टेक्निक को हम चूज करें। तो हमारे पास दो टेक्निक होती है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। दो टेक्निक हो गई हमारे पास, एक लेबर इंटेंसिव, दूसरी कैपिटल इंटेंसिव। अब जरा ध्यान से समझो इसमें होता क्या है। अब प्रोड्यूसर क्या करता है, इसमें लेबर इसलिए बोला जाता है क्योंकि लेबर मोर देन मशीन होती दोनों चीजें हैं भाई। मैंने बोला कभी लेबर के बिना मशीन नहीं चलेगी, मशीन के बिना लेबर नहीं चलेगा। तो पता है दोनों चीजें होती है, पर लेबर इंटेंसिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि लेबर मोर देन मशीन, और यहां पर क्या है, मशीन मोर देन लेबर। तो आपको पता है यहां पर हमें किसी टेक्निक को प्रिविलेज नहीं देनी है। अगर मैं मैक्रो लेवल के कॉन्सेप्ट से समझाऊं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैक्रो लेवल से अगर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं तो सीधा सीधा आपको दिखेगा कि हमारे पास क्या है कि हमें है ना एक मैक्रो लेवल पर हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना चाहिए, क्योंकि लोग हमारे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग क्या बेटा अनएम्प्लॉयड है, तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। पर यहां पर मैंने बोला किसी को प्रिविलेज नहीं देनी है। एक प्रोड्यूसर, आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे, अपने बारे में सोच रहे हैं, जिसमें उसकी मिनिमम कॉस्ट लगेगी वो उसी चीज का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, डन। इसके बाद आता है बेटा हाउ टू प्रोड्यूस, हमें पता लग गया। अब तीसरी प्रॉब्लम, ये अगर मैं बोलूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर दिया गया आपका पीपीसी का क्वेश्चन तो चांसेस इसके होते हैं पेपर थोड़ा लाइट है तो हाउ टू प्रोड्यूस भी दे देते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, बाकी सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल ये आता है। बच्चों को डिफिकल्टी फेस आती है, पर मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा कि आप मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब इकोनॉमी के अंदर ये तो देखो, ये थर्ड सेंटर प्रॉब्लम है। इकोनॉमी के अंदर तीन सेक्शन के लोग को डिवाइड कर लिया हमने, रिचर सेक्शन, मिडिल सेक्शन और पुअर सेक्शन। बात क्लियर है। अब यहां पर इनिशियली स्टेज पर एक प्रोड्यूसर किसके लिए प्रोडक्शन करेगा भाई, रिचर के लिए करेगा। किसके लिए करेगा भाई, फॉर रिचर्स के लिए प्रोडक्शन करेगा। अब ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि आपको पता है ये सेक्शन बार्गेनिंग नहीं करता, प्रॉफिट भी ज्यादा अर्न किया जा सकता है। अब इससे क्या हुआ, इससे अब नुकसान ये होने वाला है कि भाई सिर्फ इसके लिए ही प्रोडक्शन हो रहा है, तो इकोनॉमी के अंदर भाई इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी भाई। इस और गरीब लोगों के लिए तो कोई बना ही नहीं रहा, प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा, तो इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी आ जाएगी। इसको कम करने के लिए सरकार क्या देती है भाई, टैक्स में कंसेक्शन दे देती है, टैक्स कंसेक्शन दे देते हैं, टैक्स कम देना पड़े जिससे। और सब्सिडी का मतलब होता है आर्थिक सहायता, मतलब रॉ मेटेरियल आपकी अब कॉस्ट क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी, गवर्नमेंट ने आपको रिबेट दे दी है। अब इससे क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, अब ये डील करती है प्रोड्यूसर से, वो सभी के लिए प्रोडक्शन करेगी। मतलब वो 100 रुपए वाला, मैंने बोला 500 वाला शूज भी बनाएंगे, 2000 वाला शूज भी बनाएगा और 5000 वाला भी। अब बोलोगे भाई मैंने बोला ये आपने अपने हिसाब से डिवाइड कर लिया इनकम को देखकर भाई, ये पुअर सेक्शन के लिए हो गया, ये मिडिल सेक्शन के लिए हो गया, और ये बेटा हो गया हमारे पास रिचर सेक्शन के लिए। ये तीन सेक्शन के लिए मैंने डिवाइड कर लिया। अब बेसिकली क्या है, जो 5000 वाला है वो 500 वाला भी खरीद सकता है, वो ऐसा नहीं खरीदेगा क्योंकि उसकी समाज में एक सोशल स्टेटस है, इसी वजह से उसे परचेस नहीं करता, तो इसलिए तीनों को हमने क्लासिफाइड कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम में क्या है, अगर आपको पता है सभी के पास इक्वल इनकम है तो भाई कोई सेक्शन ही नहीं रहेगा ना, सबके पास बराबर का पैसा है। अगर अनइक्वल है तो यहां पर क्या होगा, मतलब इक्वल है तो सभी के लिए प्रोडक्शन करेगा भाई, कोई सेक्शन ही नहीं बचा। अगर अनइक्वल है मतलब समान नहीं है, तो ऐसे में क्या करेगा तब भी प्रोडक्शन सभी के लिए, पर हायर सेक्शन के लिए ज्यादा करेगा या रिचर सेक्शन के लिए ज्यादा करेगा। अब ऐसा क्यों करता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे सब्सिडी और टैक्स कंसेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसके बाद बेटा फॉर होम टू प्रोड्यूस हो गया। अब आपको ना एक डिफरेंस का क्वेश्चन बड़ा देखने को मिलता है, एक डिफरेंस का क्वेश्चन, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। और आपको ना ज्यादातर जो अगर ये 1 मार्क्स में दिया गया तो आपको कोई केस दे दिया जाएगा, कोई एग्जांपल दे दिया जाएगा, इसमें आपको एग्जांपल के थ्रू से बताना पड़ेगा पॉजिटिव है नेगेटिव। अब देखो बहुत जनरल सी बात बता देते, देखो बेटा जो पॉजिटिव होती है एक्चुअल में घटित हो रही है, वो बात चल रही है कंटिन्यूसली होगी। ठीक है, बात क्लियर है, जो फैक्ट्स पर है वो, और यहां ओपिनियन की बात नहीं होती, फैक्ट्स पर बात होती है, ये पॉजिटिव होगा। नॉर्मेटिव क्या होगा बेटा, ऐसा हो सकता है, शुड भी आ जाए और टू भी आ जाए तो समझ जाओ वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या होगी बेटा, जब ऐसी कोई चीज सजेशन बेस पर हो जाती है या फैक्ट बेस पर नहीं होती तो वो नॉर्मेटिव होगी, और जो बिल्कुल फैक्ट पर होती है वो हमारे पास पॉजिटिव होगी। बात क्लियर है। तो पहले मीनिंग के बारे में देखो, आपको पता है व्हाट इज कैसा है, हाउ द इकोनॉमी प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व, की कैसे इकोनॉमी प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व होती है। बात क्लियर है, और ये कैसी होनी चाहिए और कैसे इकोनॉमी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, ये इसमें आ गया। बात क्लियर है। वेरिफिकेशन की बात करी जाए तो बेटा ये एक्चुअल डाटा को ही बताती है, जबकि ये एक्चुअल डाटा को वेरीफाई नहीं कर सकती, क्योंकि सजेशन की बात है, सजेशन सबके अलग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा इसका पर्पस क्या होता है, रियल डिस्क्रिप्शन देना, और इसमें क्या करना है, डिटरमाइन करना आइडल्स को। ठीक है,
आप सजेस्टिव की बात करिए तो बेटा ये बिल्कुल फैक्ट पर बेस होती है, और जबकि ये क्या हो सकती है, इंडिविजुअल ओपिनियन पर या सजेस्टिव होती है नेचर में। इसमें कोई बेटा कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होती। मतलब वैल्यू जजमेंट का मतलब है, अगर आपने मुझे कोई बात बोली, मैंने बोला चलो देखो, जैसे मैं इकोनॉमिस्ट हो गया, अब दो बड़े लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ऐसी सरकार चल रही है, ऐसी पॉलिसी, चाहे मुझे पता है कि बहुत अच्छी पॉलिसीज है, पर उनमें आपस में आर्ग्यूमेंट चल रही है, तो मुझे पता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है, तो मेरी उसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं रहेगी। और इसमें क्या होगा, आपकी वैल्यू जजमेंट होती है, सबकी वैल्यू जजमेंट है, सबने अपने अपने ओपिनियन रखने, एक दूसरे से भिड़ना है, ये चीज रहती है। अब जरा समझना पॉजिटिव में क्या है, प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है बेटा, प्राइस बढ़ रहा है, बिल्कुल फैक्ट है। अब ये बोलना चाहिए कि इंडिया शुड टेक स्टेप टू द कंट्रोल राइजिंग प्राइस, उसको कंट्रोल करना चाहिए। चलो अब देखो सजेशन नेचर आ गया ना। इसके अलावा देयर आर इन इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम इन अवर इकोनॉमी। अब इनइक्वालिटी हमारे कंट्री के अंदर ज्यादा बढ़ रही है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, तो यहां पर देखो शुड भी आ गया, शुड भी रिड्यूस, कम करना चाहिए। तो बेटा हमारे पास ये आ जाता है। माइक्रो मैक्रो आपको डिफरेंस में पूछ लिया जाता है, ऐसा कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है ये, क्योंकि इसमें थ्योरी जो हम पढ़ते बेटा वो किसकी बिहेवियर की स्टडी की करते बेटा, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में, और यहां पर बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स पूरी इकोनॉमी को मानते हैं। टूल्स बेटा यहाँ डिमांड होगा सप्लाई होगा, यहाँ एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, पूरी इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं। इसी के इसके नाम से क्लियर हो जाता है इंडिविजुअल स्टडी। आई का मतलब क्या होता है बेटा, इंडिविजुअल सिर्फ आपको अपने बारे में सोचना है, और ए का मतलब होता है एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब पूरी होल इकोनॉमी को आपको एग्रीगेट मानकर चलना है। यहाँ पर आप पूरी इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करोगे, ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बेटा इसका, प्राइस को डिटरमाइन करता है, और भाई ये इनकम को और एम्प्लॉयमेंट को करता है, ठीक है। ये तो हम मैक्रो के सेक्शन में पढ़ेंगे जब पूरा आगे 12th में पढ़ेंगे, बाकी अभी डिफरेंस समझना जरूरी है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की बात करी जाए तो भाई यहाँ पर इन्वॉल्व लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मार्केट डिमांड यहाँ पर आपको ड्राइव करनी पड़ती है एग्रीगेटिंग, मतलब कहीं ना कहीं आप उसे अलग रख दोगे, और इसमें हाईएस्ट डिग्री होती है क्योंकि सभी को लेते हैं, इसमें लिमिटेड है, कुछ ही लोगों को लेते हैं, इसमें सभी को लेते हैं। बात क्लियर। अगर बेसिक एजप्शन की बात करें तो मैक्रो वेरिएबल को यहाँ कांस्टेंट रखा जाता है, यहाँ माइक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट रखा जाता है। यहाँ पर आपको मैक्रो वाली बात लेकर ही नहीं आनी, सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना है, और यहाँ पर आप किसके बारे में सोचोगे, पूरी इकोनॉमी के बारे में सोचोगे, कोई इंडिविजुअल पर्पज से नहीं सोचोगे। बात क्लियर है। अब जैसे आपको मैंने बोला कि मैं बोलूं कि कौन सी टेक्निक को अपनाना चाहिए, तो मैं माइक्रो लेवल पर सोचूंगा, मैं बोलूंगा जिसमें मेरा पैसा कम लगे, मुझे रोजगार देना नहीं है। अब इसमें क्या होगा बेटा, यहां पर मैंने किसको कांस्टेंट रख दिया, रोजगार को, तो यहां पर आपको पता है मैक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट रखा, और यहां पर मैं बोलूंगा नहीं मेरा फायदा होना चाहिए, फायदा नहीं भाई, तो ये देश का भी फायदा करना है, तो माइक्रो वेरिएबल यहां कांस्टेंट रहते हैं। एग्जाम्पल आपको पता ही है, इसे प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसे इनकम और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी से जाना जाता है, ठीक है बस। और बाकी इसमें इंडिविजुअल इनकम होगी तो नेशनल इनकम हो गई, ये इंडिविजुअल आउटपुट हो गया, वो नेशनल है, पूरी इकोनॉमी का है। इसके बाद पीपीसी के ऊपर आ जाता है क्वेश्चन, देखो जरा। पीपीसी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल प्रॉब्लम और पीपीसी एक टाइप के हो गए क्वेश्चन हमारे। अब जरा ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूं कि दोनों ही अपनी वैल्यू रखते हैं, दोनों ही टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम आता है या पीपीसी आता है। अब पीपीसी में जरा समझो, पीपीसी में आपको करना है कैसे क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो पीपीसी ना एक है ना, मैंने बोला एक इमेजिनेशन लाइन है, दो गुड्स के प्रोडक्शन को शो करती है, किसके, दो गुड्स के प्रोडक्शन को शो करती है। तो देखो होता क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जैसे पीपीएफ है, रेफर टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। देखो बेटा ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बताता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बताता है, वो भी दो गुड्स को, भाई ये कंडीशन बोली गई है, दो गुड्स एक्स को और वाई के, और इसी को पीपीसी बोलते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज। देखो आई बात, रिसोर्सेज हमारे पास दिए होंगे और टेक्नोलॉजी, उसी के बेस पे मैं कैसे प्रोडक्शन करना है, इसी को हम पीपीसी कहते हैं। बात क्लियर है। पीपीसी को कुछ और नेम से भी जाना जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। ये सारे नाम आप याद रखना, बच्चे कंफ्यूज ना हो। अब देखो अगर आपसे बोला जाता है कि पीपीसी को एक्सप्लेन करो और प्लस आपको उसकी टेबल भी बनानी है, तो देखो एबीसी कॉम्बिनेशन लिखा, इसमें क्या होता है जब एक्स को बढ़ाते हैं ना तो भाई वाई को तो हमें कम करना पड़ेगा। देखो ये हो गया, अगर इसको बढ़ा दिए तो भाई दूसरा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम होगा, ठीक है बात क्लियर है। तो यहां पर मैंने क्या करा, आपको टेबल बनाने का तरीका, डायग्राम आप फ्री हैंड बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या कर दिया बेटा, एक्स गुड्स को लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब आपने इतनी काउंटिंग लिख दी, यहां पर आपने ये करा, वाई गुड्स में लेस करना पड़ेगा, जब एक को बढ़ाएंगे तो वाई को लेस करते हैं। पहले 1 से लेस करा तो ये आ गया, 2 से लेस करा तो ये आ गया, 3 से लेस करा तो ये आ गया, 4 से लेस करा तो ये आ गया, 5 से लेस करा तो ये आ गया। बताऊंगा तरीका क्या होता है, क्योंकि एमओसी का नियम भी लगता है इसमें। हमारी धीरे धीरे क्या होगा, जब एक्स गुड्स को बढ़ाते हैं तो वाई गुड्स को मोर इन मोर लेस करते हैं, पहले 1 से लेस करा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ठीक है। चलो इसके बाद कुछ इसके एजप्शंस होती हैं,
द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन अ इकोनॉमी इट इज फिक्स्ड। अगर मैं बात करूं द अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी इज फिक्स्ड, आपको पता है रिसोर्सेज तो भाई फिक्स्ड है, लिमिटेड है, और दिस रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन यूज टू अनदर, मतलब एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई को हमें कम करना पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, सिर्फ मैंने बोला इसमें तीन गुड्स नहीं, सिर्फ दो ही गुड्स होंगे, एक्स और वाई, ठीक है। इसमें द रिसोर्सेज आर फुली और इफिशिएंटली यूटिलाइज, भाई फुली यूज करना है और एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, और रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट। अब यहां पर जरा समझना, इक्वली इफिशिएंटली नहीं होते, जैसे देख रहे हो आप इसकी इफिशिएंसी धीरे धीरे कम होने लगी है। तो यहां पर क्या होगा, व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर, जब दूसरी तरफ जाते हैं ट्रांसफर, तो प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स टू अनदर, तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, इससे प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। हाँ, टेक्नोलॉजी यहाँ कॉन्स्टेंट मान के चलती है, ठीक है, बात क्लियर है। अब आपको पता ही लग गया। अब इसमें दो चीजें और बताता हूं मैं आपको। हमारे पास है ना पीपीसी, एक तो पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है टेबल, वो कम चांसेस होते हैं, पर ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसकी प्रॉपर्टी से बनकर आता है। प्रॉपर्टी और एक केस स्टडी बताऊंगा। देखो प्रॉपर्टी ये कहती है, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये स्लोप डाउनवर्ड होता है। क्या होता है बेटा, स्लोप डाउनवर्ड। अब इसका रीजन क्या है जरा समझना, इसका रीजन है भाई इनवर्स रिलेशन बिटवीन एक्स गुड्स एंड वाई गुड्स। इनवर्स रिलेशन इनकी विपरीत संबंध है एक्स गुड्स में और वाई गुड्स में। क्यों, जब एक्स को बढ़ाते हैं तो वाई को भाई लेस करना पड़ता है, जब एक्स को लेस करेंगे तो वाई को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमारे बेटा ये इनवर्स रिलेशन को शो करता है। तो देखो जरा, पीपीसी शो ऑल द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ये तो आपकी डेफिनेशन होगी। इस केस में क्या होगा, मोर ऑफ वन गुड्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली बाय टेकिंग रिसोर्सेज अवे फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स, मतलब दूसरे गुड्स को आपको बिना प्रोडक्शन घटाए उसका प्रोडक्ट एक्स का बढ़ा नहीं सकते, तो आपको दूसरे का, क्योंकि इसमें दूसरे को कम करना पड़ेगा। और इसमें किस तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करता है बेटा, इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है। जब चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी का होगा तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अदर कमोडिटी को भी चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, ये लेफ्ट टू राइट भी होता है, या इसे डाउनवर्ड स्लोप भी कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, पूछी जाती है सबसे ज्यादा, या तो आईसी में से दे दिया जाएगा क्वेश्चन, जो आगे बताऊंगा मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, या पीपीसी में से दिया जाएगा। ये इन दो क्वेश्चनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन बनकर जरूर आता है, ठीक है, बात क्लियर है। तो देखो पीपीएफ इज अ कॉन्केव शेप बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि भाई इसमें अगर पीपीसी की पीपीएफ की बात करूं तो ये कॉन्केव शेप का होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब यहां पर क्या होगा बेटा, मार्जिनल जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यहां पर क्या होता है, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वन कमोडिटी दे सैक्रिफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट टू अनदर कमोडिटी। मतलब जरा समझो, वही टेबल बना दी सेम, आपको पता है एक को बढ़ाया, पहले एक से कम करा, फिर दो से कम करा, फिर तीन से कम करा, फिर चार से, फिर पांच से, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, पांच से कम कर दिया, ठीक है। ये इस तरीके से कम करके आपने इसको बढ़ाया तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, और दोनों की पता है इफिशिएंटली तो यूटिलाइज नहीं होंगे। तो इसमें क्या होता है बेटा, एमओसी की बढ़ने की वजह से। इसका रीजन क्या भाई, एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या बोल सकते हो बेटा मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस भी बोल सकता हूं या एमआरटी बोल दूं, बात क्लियर है, कोई फर्क नहीं है इसमें ऐसा, ठीक है। इनमें से हम प्रोडक्शन के लिए यूज कर लेते हैं एमओसी। तो जब एमओसी इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से इसकी शेप कैसी बनती है बेटा, कॉनकेव बनती है। अब आपको पता है कैसे, क्योंकि जब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जब एक्स गुड्स को बढ़ाते हैं तो वाई गुड्स को मोर इन मोर लेस करते हैं। क्या करते हैं, मोर इन मोर लेस करेंगे, पहले से ज्यादा लेस करेंगे। और देख रहे हो आप, लेस करा कितना बेटा, एक से करा, फिर दो से करा, फिर तीन से करा, फिर चार से करा। तो यहां पर क्या होगा, हमारी शेप कैसी बनेगी, पीपीसी बेटा कॉनकेव टू दी ओरिजिन पॉइंट, और किसकी वजह से, एमओसी के बढ़ने की वजह से, ठीक है, बात क्लियर है। अब इसी के साथ जरा समझो, एमओसी की ना तीन बिहेवियर बता देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही ना हो। जब अगर मैं बोलूं एमओसी बोले या एमआरटी बोले या एमआरएस बोले, जब एमओसी बढ़ता है तो भाई इसकी शेप बनती है कॉनकेव। कैसी बनेगी भाई मेरे प्यारे बच्चों, कॉनकेव शेप बनेगी। कैसी बनेगी, कॉनकेव, ठीक है, ये तो पता लग गया। इसके बाद अगर मैं ये बोल दूं प्रॉपर्टीज की कि एमओसी क्या है भाई, एमओसी अगर डिक्रीज हो जाए तो बताओ इसकी शेप कैसी बनेगी भाई, ये अंदर सॉरी, हाँ कर्व थोड़ा, सॉरी, एमओसी जब घट रहा है तो भाई इसकी जो शेप बनेगी वो बनेगी कॉन्वेक्स। क्या बनेगी, कॉन्वेक्स। क्या बनेगी, कॉन्वेक्स। ये आईसी में बनाएंगे हम, ये इसकी शेप बनती है कॉन्वेक्स, ठीक है, तो ये बन गया। इसके बाद अगर एमओसी हमारे पास कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में क्या होगा, पीपीसी जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनेगा भाई, स्ट्रेट लाइन। कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये एक्स बन गया और ये वाई बन गया, इसे हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, स्ट्रेट लाइन,
ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन। अब देखो इसमें क्या है, शिफ्टिंग कब होती है पीपीसी में, जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे। मैंने बोला अगर रिसोर्सेज बढ़ जाते तो भाई ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई प्रोडक्शन बढ़ने से मतलब रिसोर्सेज बढ़ने से भाई प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और इसका अपोजिट, अगर रिसोर्सेज कम हो गए तो प्रोडक्शन क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। इसके बाद जरा समझो, अगर एक्स की टेक्निक बढ़ रही है, ध्यान से समझना, एक्स की टेक्निक बढ़ रही है तो भाई एक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, वाई पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, आपके खाने से आपको ही एनर्जी मिलेगी, दूसरे को थोड़ी ना मिलेगी। तो एक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक्स की मतलब मैंने बोला एक्स की टेक्निक बढ़ रही है तो एक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, वाई कांस्टेंट रहेगा। इसमें दूसरे में क्या बेटा, जब वाई की टेक्निक बढ़ रही है तो वाई की टेक्निक बढ़ने से क्या होगा, इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, इस ये तो घट जाएगा ना, मतलब ये तो कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद जब दोनों की टेक्निक बढ़ रही है तो भाई शिफ्टिंग हो जाएगी भाई, क्योंकि एक्स से एक्स वन हो जाएगा, वाई से वाई वन हो जाएगा। बात क्लियर है। अब इसमें क्या होगा, जब एक्स की टेक्निक बढ़ रही है तो भाई इधर बना दो, और इसकी वाई की टेक्निक कम हो रही है तो ये बन गया, ये इस तरीके से बनेंगे। बात क्लियर है बेटा, ये आपका पीपीसी वाला। अब एक आता है लास्ट टॉपिक जो आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसके बारे में आता है बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग अगर मैं बताऊं तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूजेस, किसको बोलते हैं बेटा, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूजेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें अगर मैं बात करता हूं, यहां पर है ना, दूसरे वाले ऑप्शन को छोड़ देते, पहले वाले को पकड़ते। मैंने बोला जैसे आपको पता है, आपके मान लो फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को जॉब मिलती है, दो जॉब ऑफर होती है, एक 50,000 वाली है और एक बेटा 60,000 वाली है, दो जॉब ऑफर है। अब ध्यान से समझना, इसमें ना, इसमें 6 डे वर्क करना पड़ रहा है उसे, और यहाँ पर उसे कोई लीव ही नहीं मिल रही भाई, 7 के 7 दिन जाना है, यहाँ 6 डेज जाना है, बस एक दिन उसे काम नहीं करना है, एक दिन मतलब जो वीकेंड मिलता है ये। ठीक है, अब यहाँ 60,000 सैलरी मिल रही है इसे, इसे 50,000 मिल रही है। अब ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे भाई, मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे कि इसे हायर कर लोगे, मतलब आप इसको क्या कर लोगे, इसमें ज्वाइन कर लोगे, जॉब को ज्वाइन कर लोगे। अब यहां पर क्या हुआ, आपने छोड़ा किसे, सेकंड बेस्ट। जो सेकंड बेस्ट होता है वही हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, कि अपॉर्चुनिटी बनती थी बट हमने उसे रिलीज कर दी, तो हमने पकड़ी सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाली, बट जो हमने छोड़ी वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनती है। बात क्लियर है, तो इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब इसके ना कुछ क्वेश्चन है बेटा, जो आपके एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी तैयार करके लाऊं आप बच्चों के लिए बेटा, और प्लस साथ ही साथ क्या करा है मैंने, एमसीक्यू की मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में भी हमने ट्राई करा। देखो, तो पहला क्वेश्चन है, Which of the following is not a central problem of an economy? अब बताओ, आपने सेंट्रल प्रॉब्लम कितनी पढ़ी थी, what to produce, how to produce, for whom to produce। अब इसमें कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, what to produce होती है बेटा, अब what do consumer want, तो भाई ऐसा कंज्यूमर क्या चाहता है ये नहीं पढ़ते हम इसमें, हमारे पास बाकी सारी हैं, तो हमारे पास ये वाली नहीं होती है, इसे ब्लू पेन से करते हैं। देखो जरा, तो ये हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं होती, बाकी वर्ड टू प्रोड्यूस हमारी पहली इकोनॉमी प्रॉब्लम होती है, दूसरी ये होती है, और तीसरी भाई फॉर टू प्रोड्यूस। तो ऑप्शन क्या होगा भाई, बी, क्योंकि नॉट बताना तो बच्चे ये देखना भूल जाते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद, इन विच इकोनॉमी द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब जरा समझना, इकोनॉमी बेटा 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है बेटा, 3 टाइप की। ध्यान से समझना, हमारी इकोनॉमी 3 टाइप की होती है। पहली कैपिटल इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी भी कह सकते हैं, जिसमें सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है बेटा, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के द्वारा किया जाता है। जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे वहां प्राइस डिटरमाइन होता है। जबकि दूसरी होती है सेंट्रलाइज इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर जितनी भी सेंट्रल प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन कौन करता है, एक सेंट्रल अथॉरिटी करती है, एक सेंट्रल बॉडी करती है। फिर तीसरा होता है मिक्स इकोनॉमी, यहां पर है ना प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब यहां पर क्या दोनों का मिक्सअप है, यहां पर प्राइवेट सेक्टर भी चलेगा और गवर्नमेंट सेक्टर भी चलेगा। और जबकि अगर फ्री इकोनॉमी वहां पर पूरी तरीके से पूंजीपतियों का जोर होता है, प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है। और जबकि सेंट्रलाइज में किसमें किया जाएगा बेटा, सोशल वेलफेयर के लिए। और जो मिक्स इकोनॉमी होती है वो इंडिया ने अडॉप्ट अपना रखी है, वहां पर क्या होगा आपको देखना मिलेगा बेटा, प्रॉफिट के लिए भी काम किया जा रहा है, दूसरा सोशल वेलफेयर के लिए भी काम किया जा रहा है। तो आपको बताना है, इन विच इकोनॉमी द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो बेटा कौन से में आती है, फ्री इकोनॉमी, जहां पर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है, मिक्स में करेगी भाई, कंट्रोल इकोनॉमी में भी करती है, इसके अलावा फ्री इकोनॉमी में कभी कंट्रोल नहीं करती है, या मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई से किया जाता है। देखो इसमें ना कर्व गायब है, एक्चुअल में कर्व के बारे में ये बोला गया था, ऐसा कर्व मैंने एक डायग्राम दिया है आपको, इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें भाई ए नाम है, A1 हो गया, चलो ठीक है, बी हो गया भाई, B1 हो गया, ठीक है, ये दिया है। अब आपको क्या बोला गया है, आ शिफ्ट फ्रॉम P ऑन दी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ए बी से बेटा क्यू पर हो जाता है, मतलब पी क्यू मान लो, कुछ भी मान लो ऐसा, ठीक है। तो AB1 हो गया बेटा ये, ठीक है, AB1 हो गया। और फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट, तो क्या बता रहा है बेटा, इंक्रीज रिसोर्सेज हमने पढ़ाई है भाई, इंक्रीज रिसोर्सेज ये हो जाता है, ठीक है। पीपीसी विल बी स्ट्रेट लाइन, अभी बताया मैंने एमओसी कब हमारे पास, जब स्ट्रेट लाइन होता है तो एमओसी क्या होगा भाई, कांस्टेंट होता है। आगे बढ़े,
सेंटर प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस अभी डिस्कस करिए बेटा। ये इकोनॉमी की बेटा सेकंड सेंटर प्रॉब्लम होती है। इसमें इकोनॉमी में क्या होता है बेटा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब हमें सिलेक्शन करना होता है किस टेक्निक का यूज करें, तो एक प्रोड्यूसर उस टेक्निक का यूज करेगा जिसमें उसकी मिनिमम कॉस्ट लगे। बात क्लियर है, ये हमने डिस्कस कर लिया। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव समझा दिया। पीपीसी बेटा कॉन्केव टू द ओरिजिन पॉइंट क्या होता है भाई, एमओसी के बढ़ने की वजह से टेबल बनाना जरूरी है भाई, मार्क्स नहीं कटवाने तो टेबल डायग्राम जरूर होने चाहिए। प्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा गेम है। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ लो कितना भी, अगर आपकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है तो स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर आपने जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको फॉलो कर लियो तो डेफिनेटली 40 आउट ऑफ 40 बन जाएंगे आपके मार्क्स। मैं यहाँ केस स्टडी तक भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो एक्सप्लेन व्हाई डज पीपीसी कॉन्केव टू दी ओरिजिन पॉइंट। यहां पर क्या रहेगा भाई, एमओसी के बढ़ने की वजह से। अब आपको पता है जब एक्स को बढ़ाते हैं तो वाई को बेटा ऊपर मैंने समझा दिया है, लेस इन लेस करना पड़ता है, ठीक है, मोर इन मोर लेस करते हैं, ठीक है। अब एक्सप्लेन पीपीसी विद दिस टेबल, टेबल और डायग्राम बेटा बिल्कुल वही बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या बताना है, आपने क्या करना है, पीपीसी की डेफिनेशन लिखी, एजप्शन लिखी, फिर टेबल बना दी, डायग्राम बना दिया, खत्म। ऐसे आंसर की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं कौन से पे बेटा, हाँ अब ये आ गया पीपीसी का एक और क्वेश्चन। ये बेटा केस स्टडी बेस बनाता है। अभी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी, बस आपको ये देखना है भाई रिसोर्सेज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसकी वजह से, ठीक है। देखो अब एक क्वेश्चन मैंने डाला, अ लॉट ऑफ पीपल डाइड, द मैनी फैक्ट्रीज वर डेस्ट्रॉयड ड्यू टू द सर्व अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आने की वजह से, भूकंप आने की वजह से काफी फैक्ट्रीज तबाह होगी, लोग मर गए कई, ठीक है, कंट्री के अंदर। हाउ विल बी द इफेक्ट ऑफ द कंट्रीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड व्हाई। देखो भाई इससे जब लोग मरे तो भाई ह्यूमन रिसोर्सेज तो कम हो गए, रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे भाई, कम। और जब रिसोर्सेज कम होते तो पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्शन भाई घटेगा ही। बस ये कॉन्सेप्ट को आपके समझ के लिखना है। डिफाइन अपॉर्चुनिटी का सुटेबल एग्जांपल बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। इसके अलावा बेटा क्या है, व्हाई डज सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज इन द इकोनॉमी, तो इसके अराइज होने का रीजन होता है क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपके पास ऑप्शन भी दिया होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, सॉरी वांट आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव्स। उसी में से अगर और लास्ट ऑप्शन दे दे ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस पर टिक लगाकर आप सेंटर प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हो। इसी के साथ पता लग जाएगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम से कौन सी प्रॉब्लम अराइज हुई, सेंटर प्रॉब्लम। इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट होती है कंप्लीट। अब सेकंड यूनिट की ओर चलते हैं। अब आते हैं हम सेकंड यूनिट की ओर। देखिए बेटा सेकंड यूनिट है बेटा, सबसे पहला पार्ट इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैंने पूरा वन शॉट डाला हुआ है, एक एक टॉपिक को समझ लेना, उससे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है। इस तरह हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं, नहीं तो वन शॉट में मैंने सारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से निचोड़ दिया है चैप्टर को, ठीक है, कि आप कहीं फंसोगे नहीं, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन क्या बेटा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में एमआरएस जब कांस्टेंट होता है तो इंडिफरेंस कर्व क्या होगा भाई, तो आपको पता है ये क्या होगा, डाउनवर्ड होगा और स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगा। तो आईसी चाहे एमआरएस हो, एमआरटी हो, कोई भी हो, तो हमारे पास आईसी बोल दिया है, ये तो स्ट्रेट लाइन में बनता है। ये अभी ऊपर भी क्वेश्चन आया था, बस तरीका थोड़ा बदल दिया था, ठीक है। चलो इसके बाद मैच द ऑल्टरनेटिव गिवन द कॉलम विद द रिस्पेक्टिव। देखो ऑप्शन लिखना लिखे ही नहीं गए, बाकी मैं बता देता हूं। देखो हमारे पास जो बजट सेट है भाई, बजट सेट पे आता है अफोर्डेबल कॉम्बिनेशन, भाई अफोर्डेबल क्योंकि बजट सेट को बनाया जाता है। अब कार्डिनल जो यूटिलिटी है, एक्चुअल में जो कार्डिनल है वो हमारे पास किस पर चलती है, अगर ऑर्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच, और जो बजट लाइन है वो प्राइस रेशियो पे चलता है। चलो ठीक है भाई। इसके अलावा हमारे पास क्या है, जो इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर हमारे पास क्या होगा, जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, कार्डिनल ऑर्डिनल, सॉरी इंडिफरेंस कर्व को मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी इसका ये बना दो और इसका ये बना दो, सॉरी, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, एक साफ सुथरा लिख देता हूँ। देखो हमें क्या करना है, इसका ए अफोर्डेबल, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या होगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, इसका बी का बी बनेगा, चलो ठीक है। और प्राइस रेशियो भाई सी का बन गया और ये बन जाएगा हमारे डी का, ठीक है। चलो ये ऑप्शन हो जाते हैं हमारे पास। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस टू कमोडिटी। देखो टू कमोडिटी का एक एग्जांपल होता है, उसको समझेंगे भी बहुत अच्छे तरीके से। एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स, और ये क्या होगा भाई, एम यू भाई अपॉन में पी वाई। वन शॉट में पूरा एग्जांपल दे रखा है भाई, वन शॉट में जाकर आप समझ सकते हो पूरा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। देखो हमें क्या दिया हो बेटा, एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स है और एम यू वाई अपॉन में पी वाई है, ठीक है। एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स और एम यू वाई अपॉन में पी वाई, ठीक है, बात क्लियर। अब आपको क्या करना है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस टू कमोडिटी। अब टू कमोडिटी के केस में बताना है, तो देखो ये कहां अप्लाई हो रही है हमारे पास, ये वाला केस। एम को छोड़ दो, ऑप्शन ए टिक कर दो, बस खत्म कहानी, क्लियर है। इसके बाद रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस। अब जरा समझना, इसमें केयरफुली पढ़ना है और हमें आंसर को लगाना है। देखो
हमारा बेटा बजट इतना दिया हुआ है और हमें बताना है स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला होता है भाई माइनस पी एक्स अपॉन में पी वाई, ठीक है। तो अब जरा समझते हैं हमारे पास क्या दिया हो। चलो बजट का स्लोप तो नेगेटिव शो करता है, नेगेटिव ना लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ देखते हैं हमारे पास कैसे बनेगा। तो आपको पता है पी एक्स कितना दिया है 4, 4/5, तो 4/5 आंसर ऑप्शन सी। चलो ठीक है। इसके बाद दे रखा है कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 2 गुड्स एक्स और वाई। आपको दिया बेटा एक्स और वाई 2 गुड्स को कंज्यूम कर रहा है यूनिट रिस्पेक्टिवली, द कंज्यूमर चूजेस द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। देखो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करेंगे और समझेंगे कि हमारे पास क्या है एक्चुअल में। इस क्वेश्चन को इस तरीके से दिया हुआ है, देखो अगर 2 कमोडिटी का क्वेश्चन आ जाए तो बेटा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। 2 के इस कमोडिटी के अंदर हमें क्या करना है, देखो इसका फॉर्मूला होता है भाई एम यू एम है, एम यू एक्स अपॉन में भाई पी एक्स है और एम यू वाई अपॉन में पी वाई है। चलो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इसका कैसे बनता है, जरा ध्यान से समझना, क्वेश्चन कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो हाँ देखो क्वेश्चन क्या दे दिया, वही वाला क्वेश्चन है। अ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 2 गुड्स एक्स और वाई। चलो ठीक है भाई, दोनों गुड्स का प्राइस आपको दिख रहा होगा भाई, ये हो गया 4 रुपीज और ये हो गया 5 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। चलो अब इसके कॉम्बिनेशन को ऐसे चूज किया गया है कि यहाँ पर एम यू एक्स इसकी 5 है और इसकी 4 है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वही रख दे भाई। फॉर्मूला क्या कह रहा था, एम यू एम है, एम यू एक्स है भाई और पी एक्स है, और यहाँ एम यू वाई और भाई क्या है पी वाई है। चलो क्लियर। अब देखो इसमें हमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें हमने क्या करना है, पहले एम यू एक्स को लेना भाई 5 4 और ग्रेटर देन क्या होगा 4 और 5। आपको पता है डिनोमिनेटर नोमिनेटर से समझ में आ गया। इसको निकालोगे तो ये बड़ी संख्या और ये छोटी बनेगी, ठीक है 0.8 और 0.25 मतलब 1.25 हो जाएगी। तो आपको क्या दिख रहा है भाई, ये कंडीशन दिख गई, ये इससे ज्यादा कंडीशन। अब देखो इसमें क्या करना है, सिंस पर रुपीज एम यू एक्स इज हायर देन द पर रुपीज। अब देखो इसका जो एम यू एम है वो बेटा एम यू है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इससे इसकी ज्यादा हाई है। तो कंज्यूमर भाई आपको पता है इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, ये तो पता लग गया क्योंकि बराबर होने चाहिए तो इक्विलिब्रियम में होता। तो द कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ एक्स गुड्स, वो एक्स गुड्स को ज्यादा खरीदेगा क्योंकि भाई उसका प्राइस क्या बेटा कम है, तो इसको तो ज्यादा खरीदेगा, मतलब इसको ज्यादा खरीदने स्टार्ट कर देगा और वाई को भाई कम खरीदने स्टार्ट करेगा। और आपको पता है कि एम यू एम का नियम जो होता है बेटा, जैसे जैसे हम क्या करते हैं बेटा, एम यू एम मतलब हमने जैसी मार्जिनल यूटिलिटी को बढ़ाया तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ने से क्या हो, ध्यान से समझना, एज अ रिजल्ट ये देखने को मिलेगा कि जैसे हमने इसकी कमोडिटी को कंज्यूम करा, तो मैंने आपको वन शॉट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है टी और एमयू के रिलेशन में। तो मार्जिनल यूटिलिटी कहती है जैसे जैसे एक कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन वो धीरे धीरे लेस होने लग जाती है। तो सेम ऐसे ही है, जब हम एक्स को इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि 4 रुपए और इसका 5 रुपए, तो इसको ज्यादा खरीदेंगे तो इससे इसकी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, जबकि इसकी हाई थी ना, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लग जाएगी, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ने लग जाएगी, उसको लेस, और ये एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, वहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है क्लियर है। अब देखो इसमें एक न्यूमेरिकल भी आ जाता, तो न्यूमेरिकल में भी कोई घबराने वाली बात तो है नहीं भाई। अ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 2 गुड्स, देखो 5 रुपए है भाई, ये 4 रुपए, ठीक है। और यहां पर एम यू वाई ही दे रखा है, सिर्फ कितना 16 है, और हमें निकालना क्या है भाई, एम यू एक्स निकालना है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब क्या करना है हमें, देखो एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स और एम यू वाई अपॉन में पी वाई, ठीक है क्लियर है। अब हमारे पास क्या है, यहां कर अगर मैं एम यू एक्स की बात करूं तो एम यू एक्स कितना है भाई 5 है, और पी एक्स कितना है, सॉरी एम यू एक्स तो निकालना है भाई, हाँ एम यू एक्स को ऐसा का ऐसे छोड़ा, और पी एक्स की वैल्यू कितनी भाई 5 है, और इसकी वैल्यू कितनी बेटा 16 है, और हमारे पास वाई की वैल्यू कितनी है 4 है, इसको इससे काटा ये हो गया। अगर इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो भाई हमारे पास एम यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 20 रुपये आ जाएगी, क्या आ जाएगी भाई 20 रुपये आ जाएगी, ठीक है क्लियर है, मैंने सही करा है। सॉरी हाँ एम यू एक्स हमारे पास क्या है 20 रुपये बोल रहा हूँ, 20 यूटिल्स आ जाएगी, क्या आ जाएगी भाई 20 यूटिल्स, ठीक है ये काट दो 20 यूटिल्स, ठीक है। चलो इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन सेम इसी के लिए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। देखो अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। देखो अब एक है ना आता है टी और एमयू के बीच में रिलेशन, ठीक है। और सुनो जितने भी हम ये पढ़ेंगे ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और ये सारे के सारे हमें ना, अभी देखो इससे पहले एक टॉपिक होता है कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच, डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो इसमें सारी यूटिलिटी यानी कि वन कमोडिटी आता है इसमें, जिसमें हम यूटिलिटी लेते हैं, ठीक है, और इसमें सारा का सारा आईसी आएगा, ये ऑर्डिनल अप्रोच के तहत आता है, ठीक है। चलो क्लियर है। अब इसमें हम क्या करते हैं बेटा, देखो हमारे पास क्वेश्चन आता है टी और एमयू का रिलेशन, तो टी एमयू के रिलेशन में करना क्या है आपको,
पहले आपको टीयू की डेफिनेशन लिख देनी है, तो भी मैंने वन शॉट में आपको बता रखी, जाकर वन शॉट कंप्लीटली देख लेना। मैं इसमें क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं इसलिए समझना बहुत जरूरी है। देखो, टोटल यूटिलिटी होती है जब किसी गुड्स की सभी कमोडिटी को हम कंज्यूम कर ले तो उससे जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो हमारी टीयू होगी। ठीक है, क्लियर है? मतलब पहली रोटी को खाएंगे तो भाई 10 यूटिल्स मिली, दूसरी को खाया तो 8, क्योंकि सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे लेस होने लग जाती है, एमयू कहता है हमारा। ठीक है, और ये 6। अगर मैं बोलूँ कि तीनों यूनिट से हमें कितने की मिली बेटा, तो 24 यूटिल्स पावर मिली। बात क्लियर है? इसके बाद ये क्या कहते हैं बेटा, मान लो 10 से हमने 100 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिली है, अगर हमने जैसे ही 11वीं को कंज्यूम करा तो टोटल मिलाकर 110 यूटिल्स हो गई। कितनी होगी? 110 होगी। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 10 यूटिल्स होगा। क्या होगा? 10 यूटिल्स। तो ये हमारे पास एमयू क्या हो गया, एमयू 11 की यूनिट आ गई, मतलब एडिशनल, यानी एक 11वीं यूनिट को कंज्यूम करने से हमें सेटिस्फेक्शन कितनी मिलीमीटर, ये एमयू हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, यूनिट्स लिख दी, एमयू घटती हुई बनती है 10, 4, 6, 8 और 2, 0, -2। वन शॉट में पूरा रिकॉर्ड बता रखा है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है बेटा, टीयू है, टीयू में क्या करोगे, इसको प्लस कर लो भाई, ये कितना हो गया, 10, 10, 8, 18, 18 और ये 24, 24 और 4, 28, 28, 30, और 30 के साथ हमने ये करा तो भाई 30, और इसके साथ ये करा तो -28। अब देखो हमने ना डायग्राम प्रॉपर बनाना है भाई, ऐसे डायग्राम जाएगा, ये ऐसी शेप जाएगी, आपको पता ही है। यूटिल से बस कुछ फंडामेंटल्स को याद रखना भाई, क्लोजिंग पॉइंट, इसका भी क्लोजिंग पॉइंट, यहाँ पर ये इस पर मैक्सिमम, वहां पर एमयू 0 होगा, जहां पर एमयू मैक्सिमम वहां पर कुछ नहीं हो रहा, बस यही छोड़ दो। इसके बाद आपको ये चीज पूरे डायग्राम को अच्छे से प्लॉट करना आना चाहिए। अब इसी को देख के मेरे को रटना नहीं है, समझना है। जब टी यू इंक्रीजेस होता है तो एमयू क्या है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। जब टी यू मैक्सिमम कॉन्स्टेंट है तो एमयू क्या है बेटा, 0 हो जाता है। जब ये फॉल्स और डिक्लाइन हुआ तो भाई ये नेगेटिव हो गया। ये आपको मैंने वन शॉट में भी अच्छे तरीके से समझा रखा है। ठीक है, अब बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है बेटा, लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें क्या होती है, इस लॉ के तहत ये होता है, एज मोर एज एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, जैसे हम ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी बेटा, ड्राइव फ्रॉम द ईच सक्सेसिव यूनिट के साथ वो गोज ऑन फॉलोइंग, धीरे धीरे घटने लग जाती है। अब ऐसा क्यों होता है जरा समझना, इसकी कुछ एजप्शन होती है। पहली बात, ऑल द यूनिट ऑफ कमोडिटी मस्ट बी द सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, हर चीज में सेम होनी चाहिए भाई, साइज, कलर, डिजाइन, क्वालिटी, हर चीज में सेम होनी चाहिए, तभी तो हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा। मान लो मुझे इतना बिस्किट दिया, छोटा सा बिस्किट, अब मैंने वो खा लिया, अब बड़ा दोगे तो भाई कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर एक एजप्शन ये कहती है कि यहाँ पर साइज, कलर, डिजाइन, हर चीज सेम होनी चाहिए, उस रिस्पेक्ट में आपकी कमोडिटी धीरे धीरे लेस होने लग जाएगी, बिल्कुल फैक्ट है। और द यूनिट ऑफ द कमोडिटी मस्ट बी द स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड साइज ही वही कह रहा है, एडुकेट सुटेबल साइज होना चाहिए, साइज में कुछ वो कमी ना रहे। और जो कंजप्शन है बेटा कमोडिटी मस्ट बी द कंटिन्यूस विदाउट एनी टाइम इंटरवल, भाई टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए, सुबह खाया फिर शाम को खाया, भूख में परिवर्तन मिलेगा ही आपको, तो आपको कंटिन्यू क्या करना है बेटा, उसको कंज्यूम करना है। ठीक है, बात क्लियर है? फिर इसकी थ्योरी आपको पता ही है, पहले जब वो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है बेटा, एमयू की टेबल बनाना है, डायग्राम डीएमयू का, भाई सिर्फ एमयू का डायग्राम, किसका बेटा, डीएमयू का। ठीक है, ये मैंने पूरा बता रखा है, सिर्फ इसका ही डायग्राम बनाओगे, बाकी और किसी का डायग्राम नहीं बनाने की जरूरत है। ठीक है, चलो इसी के बाद इसकी थ्योरी लिखनी है, आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, जब आगे की कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा था तो उसकी सेटिस्फेक्शन पहले धीरे धीरे क्या हो रही थी बेटा, मतलब धीरे धीरे घटेगी, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब उसकी सेटिस्फेक्शन 0 भी होगी, फिर नेगेटिव भी चले जाती है, वो उस कॉन्सेप्ट को समझा रखा है। ठीक है, आपको पीपीटी मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा वन कमोडिटी। तो अब वन कमोडिटी के अंदर है, देखो होता क्या है इसमें है ना, एम पी एक्स के बराबर होगा भाई, एम किसके बराबर होगा, पी एक्स के बराबर। अब ध्यान से समझना, इसमें क्वेश्चन भी आता है, गिवन प्राइस ऑफ गुड्स हाउ डज द कंज्यूमर डिसाइड टू हाउ मच क्वांटिटी ऑफ बाय, वो कितनी क्वांटिटी को परचेज करे, वो कैसे चूज करेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, जब एम पी एक्स के बराबर होना चाहिए, तो अ कंज्यूमर डिसाइड्स बाय कंपेयरिंग एम, मतलब एमयू क्या होगा बेटा, प्राइस के बराबर हो, तो ये इक्विलिब्रियम लेवल डिसाइड कर देगी, मतलब इसकी मॉनेटरी वैल्यू को मैंने लिख दिया है, इसलिए मैंने एम प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पर समझना, पहले में क्या होगा, एमयू ज्यादा होगी जब कंज्यूमर क्या करेगा बेटा, उसे खरीदता रहेगा, जब ऐसे केस में होगा तो भाई उसे खरीदता रहेगा, इसका मतलब ये उसकी मॉनेटरी वैल्यू भाई उसके प्राइस से बेटा ज्यादा है, मतलब उसके पास पैसा ज्यादा है जब तक खरीदता रहेगा। पर एक कंडीशन ऐसी आएगी जब एमयू क्या होगा बेटा, फॉल्स होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिन यूटिलिटी होगी, जब उसके बाद जो कंज्यूमर है वो एक कंडीशन पर आकर, इस वाली कंडीशन पर आकर खरीदना बंद कर देगा, जब उसके पास जितना पैसा उतना खर्च हो रहा है, उसके बाद तो वो लॉस में चले जाएगा, मतलब उसे खरीद ही नहीं, इक्वल टू प्राइस। और जैसे ही एमयू जो रैशनल कंज्यूमर का मतलब मैंने बता ही रखा बेटा, रैशनल कंज्यूमर बड़ा चालाक और चतुर है, वो क्या करेगा, उसे ज्यादा खाने से या ज्यादा कंज्यूम करने से उसे वॉमिटिंग या डिसएडवांटेज हो सकती है, ये इसके बारे में मैंने डिस्कस करा था। ठीक है, अब हाँ
अब देखो भाई, इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहीं से बनता है इंडिफरेंस कर्व की। ठीक है, हाँ ये तो हो गया बेटा, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज आती हैं भाई एग्जाम में जो पूछा जाता है। ये तो बेटा सेकंड उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मैंने बता दी, वन कमोडिटी टू कमोडिटी में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है इंडिफरेंस कर्व। देखो इंडिफरेंस कर्व भी क्या होता है बेटा, एक लोकस ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा बिंदु सार है जहां पर दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करा जाता है। बस ये पीपीसी से इसलिए अलग है क्योंकि पीपीसी में प्रोडक्शन को शो करते हैं, यहाँ कंजप्शन को शो करेंगे, वो भी दो गुड्स के। ठीक है, जब एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई को कम करते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ाई है और मेरे वन शॉट में जाकर आप देख लोगे। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब इसमें क्या चीजें हैं बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज आएगी, डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉपर्टी आती है। तो बेटा इंडिफरेंस कर्व इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब देखो बेटा ये क्या होगा, इंडिफरेंस कर्व क्या रहता है बेटा, स्लोप डाउनवर्ड होता है। क्या होगा भाई, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, डाउनवर्ड लिख लो, स्लोप डाउनवर्ड। ठीक है, स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, क्लियर है। अब इसका जो है बेटा डाउनवर्ड क्यों है, तो इसकी चारों प्रॉपर्टी में ढंग से बता देता हूं जल्दी। डाउनवर्ड होने का रीजन इसका ये है, जो आईसी कर्व वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड जा रहा है, और डाउनवर्ड होने का इसका रीजन है बेटा हमारे पास क्या, जब एक कमोडिटी को हम कंज्यूम करते हैं तो दूसरी को हमें कम करना पड़ता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है भाई, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, क्लियर है। चलो इसके बाद हमारे पास ये कॉन्केव टू दी ओरिजिन पाइट, भाई टेबल जरूर बनानी है इस क्वेश्चन में, डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और कमेंट सेक्शन में लिख देना पेपर देते ही। ठीक है, कि हाँ सर ये आया था पेपर में। ठीक है, अब हमारे पास ये है इस तरीके का, और ये लिख दिया भाई एम आर एस। ठीक है, चलो एम आर एस लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं, एमओ से लिख लो या एम आर एस लिख दो। यहां पर क्या करते हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब यहां पर है ना देखो, एक को बढ़ाएंगे तो भाई दूसरे को कम करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से समझना, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। 20 से पहले 6 को कम करना पड़ेगा, क्योंकि लेस इन लेस करना पड़ता है। फिर 5 से लेस करा, फिर 4 से लेस करा, फिर 3 से लेस करा, फिर 2 से लेस करा, ये आ गया। इस तरीके से हमारी ये बन जाती है। तो छोड़ोगे भाई, इसमें 6 का चेंज, इसमें 1 का, तो कितना होगा भाई, इसमें 5 का चेंज और इसमें 1 का चेंज, तो ये हो गया। इसमें 4 का चेंज, इसमें 1 का चेंज, तो भाई 4 हो गया। इस तरीके से 3 2, इस तरीके से क्या आ गया बेटा हमारे पास, कॉन्केव टू दी ओरिजिन पॉइंट हो गया, क्योंकि एमआरएस के डिक्लाइन होने की वजह से ये इसकी शेप कैसी बनती है भाई, कॉन्वेक्स बनती है। कैसी बनेगी, कॉन्वेक्स बनेगी, क्योंकि एमआरएस डिक्लाइनिंग हो रहा है, घट रहा है। देख रहे हो, अब दिख रहा है घट रहा है, क्योंकि जब एक्स को बढ़ाते हैं तो वाई को लेस इन लेस करते हैं। क्या करते हैं भाई, लेस इन लेस करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, जितना हायर आईसी होगा उतने ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। मतलब ये है हमारे पास इस केस में ये बताया गया IC1 IC2 IC3। ये है सेटिस्फेक्शन, देखो लेवल सबसे ज्यादा IC3 पे है, IC1 पर सबसे कम है भाई मिनिमम। IC2 पर भाई क्या मिलेगा, IC2 पर IC1 से ज्यादा मिलेगा, पर IC3 में सबसे ज्यादा मिलेगा। तो IC3 पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्या मिलती है भाई, मैक्सिमम। चलो इसके बाद ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ये इसकी प्रॉपर्टी है, याद रखना। कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बोल दी जाएगी या कोई ना कोई टाइप दे दिया जाएगा। प्रॉपर्टी को अच्छे से कर लेना भाई। यहाँ पर क्या करेगा, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, तो ये शो कर रहा है भाई ए बी को हो सकता है, भाई ए सी को हो सकता है, बट कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए नहीं मिलेंगे। ये वन शॉट में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बजट लाइन से देखो बेटा क्वेश्चन कैसे बनता है। बजट लाइन आपको पता है, एक तो ग्राफिकल लाइन होती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, पहले समझो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हम्म अब कंज्यूमर कंज्यूम्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, चलो डन। ये भी कर लिया हमने, प्रॉपर्टीज दो थी, हमने चारों बता दी। इंडिफरेंस कर में भाई, क्योंकि जब एम आर एस एक्स वाई किसके बराबर होगा भाई, पी एक्स अपॉन में पी वाई के बराबर होगा। मतलब मैं सीधे सीधे से कह सकता हूँ, जब आईसी का जो स्लोप है, आईसी स्लोप किसके बराबर होगा, बजट लाइन के बराबर होगा, तो वहां पर इक्विलिब्रियम लेवल आता है। ठीक है, चलो इसमें अभी डिस्कस करते हैं। टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी बता दी। अब इसका कॉम्बिनेशन बताना है, दो गुड्स का एमआरएस वाला। इसी कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूँ। देखो हमारे पास क्वेश्चन है लास्ट, इसका जो समझना बहुत जरूरी है, और हमारा एक बजट लाइन का क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, चलो पहले इन डिफरेंस कर पाए ये समझो। यहाँ पर आपको पता है क्या देखा है, सुनना जरा। हमारे पास है ना कर्व के अकॉर्डिंग समझेंगे हम सिचुएशन क्या है। हमारी ये सिचुएशन होती है, ये भाई बजट लाइन है, ये IC2 हो गया भाई। IC2 पे ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि भाई ई पॉइंट काट रहा है। ठीक है, मर्ज कर दूं मैं,
ये IC3 हो गया भाई, और ये हो गया भाई IC1। क्या हो गया? IC1। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये IC2 पर ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि हमें बेटा आपको पता है IC2 पे ज्यादा, क्योंकि बजट लाइन के बराबर आ रहा है। IC3 भाई मतलब जिसका MRS है वो ज्यादा है, इसमें लेस देन है, तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन यहाँ पर देता है। अब सेटिस्फेक्शन जो देता है वो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करें तो देखो आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा। हमें क्या दिया हुआ बेटा? दोनों गुड्स का प्राइस 3-3 रुपए दिया हुआ है, MRS भी हमारे पास 3 दिया है, तो देखो 3 मतलब ये इसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, दिख रहा है बेटा? इसकी वैल्यू क्या बेटा? ज्यादा है, मतलब इस सिचुएशन में ये कहना चाहता है 3-3 ये इससे ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा बेटा? ऐसी सिचुएशन बननी है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तो होगा नहीं, ये तो आपको पता है। तो आपको देखो 1 कमोडिटी 2 कमोडिटी IC कर बजट लाइन और साथ ही साथ बजट लाइन और उसकी प्रॉपर्टी इन डिफरेंस करके बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेना, सारा पेपर इन्हीं में से बनने वाला है। ठीक है, MRS के बारे में बात करिए तो भाई ये इससे ज्यादा होता है, इसका मीन्स ये होता है द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे मोर ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ X, मतलब X को वो ज्यादा से ज्यादा खरीदेगा। अब सिंपल सी बात जरा समझना होगा, क्या जब इसको खरीदेगा ज्यादा, इसको खरीदने से क्या होगा? इसकी जो MU है वो बेटा घटने लग जाएगी, और इसकी MU क्या होने लग जाएगी भाई? बढ़ने लग जाएगी। जब ये बढ़ने लगेगी, मान लो ये 6 हो जाती है, ये मान लो 4 हो गई, तो भाई घटकर ये 2 भी हो जाएगी, समझ रहे हो? तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? जब ये बढ़ रही है और ये घट रही है, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये 6 होगी तो ये मान लो हमारे पास 3 ही रहेगी, तो आपको सॉरी ये 9 हो गई और ये 3 रह गई, तो इससे क्या होगा भाई? ये इसको काट के बराबर आ जाएंगे हमारे पास। तो मतलब ये है, जब X को ज्यादा खरीदोगे तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लग जाएगी और Y की मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ने लग जाएगी, और ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे तो MRS के बराबर आ जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अब इसके बाद है ना बजट लाइन से बड़े क्वेश्चन आते हैं, बजट लाइन से क्वेश्चन करते हैं पहले। देखो, आप क्वेश्चन को समझना, और ये बजट लाइन का क्वेश्चन सेम आपका बुक में मिल जाएगा, मेरे ख्याल से 23वां क्वेश्चन है, 22वां 23वां क्वेश्चन। ठीक है, उनमें से देख लेना, आपके संदीप गर्ग में ये क्वेश्चन दे रखा है ऐसा। आपको दिया हुआ बेटा बजट लाइन, बजट लाइन देती है भाई M, PX और QX, ये इसकी इक्वेशन होती है, याद रखना बेटा, PY और QY। ठीक है, ये इसने 250 रुपये खर्च करे भाई, और अब ये बोला जाता है इसकी इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन देखो हम कैसे बनाएंगे, कोई घबराने वाली बात है नहीं, बहुत इजीली समझा देता हूँ। M ये हो गया, और PX की वैल्यू कितनी है बेटा भाई? कितनी है? 25 रुपये, चलो 25X हो गया। ठीक है, मतलब 25QX हो गया, प्लस कितना होगा भाई हमारे पास? 10QY हो गया। ठीक है, चलो पहली इक्वेशन खत्म। दूसरा, इसकी जो वैल्यू लाइन होती है बजट लाइन का जो स्लोप होता है भाई PX अपॉन में PY होता है, तो PX की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो -25 अपॉन में 10, तो भाई -2.5 हो गया। चलो ये भी खत्म। अब कैलकुलेट X और Y इंटरसेप्ट, अब इसका इंटरसेप्ट पॉइंट बताना है, तो भाई X के बारे में अगर मैं बताऊं तो भाई पूरे 250 रुपए पे अगर मैं 25 रुपए के हिसाब से खर्च करूँ तो 10 यूनिट बनाएगा ये, और Y के हिसाब से मैं करूँ तो भाई 250 रुपए को 10 के हिसाब से तो भाई 25 यूनिट्स बनाएगा। कितनी बनाएगा? 25 यूनिट, मतलब यूनिट बतानी है इसमें, और कुछ नहीं करना। हाउ मेनी यूनिट्स कैन बी कंज्यूमर बाय इफ ही इज अ स्पेंड ऑल दी मनी इनकम ऑफ X गुड्स, अगर X गुड्स पे खरीदे तो पूरी की पूरी इनकम तो भाई 250 रुपए थे, और 25 रुपए के हिसाब से खर्च कर दे तो भाई 10 यूनिट ही खरीद पाएगा वो, अगर ये बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद हमें बताना है बजट लाइन पर क्या चेंज होगा जब प्राइस कम होगा किसका? Y गुड्स का। अब देखो ये इस वाला सिनेरियो दे दिया, ये हमारे पास ये बजट लाइन है, X है और ये Y है। ठीक है, X है और ये क्या बेटा? Y है। जब आपको पता है बजट लाइन के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो हाउ डज द बजट लाइन इफ देयर इज अ फॉल इन प्राइस ऑफ गुड X, मतलब Y गुड्स। अब Y गुड्स पे अगर बता दिया जाए तो Y गुड्स का प्राइस कम हो गया, तो इस केस में क्या होगा? इसका बजट बढ़ जाएगा, और जबकि X क्या रहेगा भाई? कांस्टेंट रहेगा। ये मैंने डिस्कस कर लिया है, इस तरीके से कर बताकर ये खत्म कर दोगे, और इसी के साथ हमारा सेकंड यूनिट का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। देखो अब सेकंड यूनिट में आपको क्या क्या अच्छे से इन डिफरेंस कर्व की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, स्पेशली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कॉनकेव टू कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन पॉइंट, व्हाई डज आईसी कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन पॉइंट, ये मूल बिंदु के उन्नतोत्तर क्यों होता है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए बजट लाइन का इस टाइप का क्वेश्चन, 1 कमोडिटी में जो क्वेश्चन बताया, 2 कमोडिटी के अंदर जो मैंने एक केस स्टडी बताई, एक न्यूमेरिकल बताया, वैसे ही हमारे साथ क्या होगा बेटा? MRS की फॉर्म में आ जाता है, यानी कि जो अभी हमने रिसेंटली क्वेश्चन करा इन डिफरेंस कर उसको, वो कंप्लीट करने के साथ ही हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कंप्लीट होता है। चलिए, अब इसके बाद है हमारा टॉपिक बेटा डिमांड का। डिमांड का भी वन शॉट बड़ा जबरदस्त बेहतरीन है, आप उधर उधर उसे जाकर देख सकते हैं। देखिए अब डिमांड के अंदर क्या है बेटा हमारे पास, पहले हम बात करते हैं डिमांड। देखिए तो मैंने डिमांड को आपको अच्छी तरीके से पहले क्लियर कर दिया था। डिमांड हमारी बेटा 3 वर्ड से मिलती है, इसके 3 इनिशियल जो एलिमेंट होते हैं वो 3 होते हैं। आपके पास विलिंगनेस होनी चाहिए, प्राइस होना चाहिए, तीसरा बेटा आपके पास टाइम होना चाहिए। तो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी
दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग, पहला आ गया, एंड एबल टू बाय इट इच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। चलो ये हमारे पास दो आ गए, और फिर पॉसिबल प्राइस दो और एंड तीन, तीनों एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसी से हमारी डेफिनेशन बन गई। डिमांड है क्या एक्चुअल में? अब देखो डिमांड के अंदर है ना बेसिकली, और क्वेश्चन आता क्या है और आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके एजप्शन तो पता ही है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड में बेटा इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। जब प्राइस को राइज करते हो तो क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, जब प्राइस को कम करते हो तो क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ये आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर ही है, ठीक है। देखो इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर आते हैं मार्केट, एक तो मार्केट होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड। बस फर्क क्या बेटा, आप है ना यहाँ आ कंज्यूमर कर दोगे और यहाँ पर ऑल कंज्यूमर कर दोगे, बाकी डेफिनेशन वही है जो इससे पहले मैंने डेफिनेशन डिस्कस करी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है बेटा, वो पेपर में आता है आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा, अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है बेटा प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। अब हमारे पास क्या बेटा, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किस तरीके से करना है उसको समझना बहुत जरूरी है। देखो अब प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी ये ना इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति की। जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी में आपको ना हर किसी में डायग्राम तो बनाना बहुत जरूरी है बेटा, डायग्राम से ही पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सकता है। देखो आपने क्या करना है भाई, क्वांटिटी और प्राइस मैंने लिखा नहीं, इधर भी नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। प्राइस एंड क्वांटिटी थोड़ा जल्दी में हम करते हैं। देखिए बेटा अब मैंने क्या बोला, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी ये कहता है जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होती है, और प्राइस कम होगा तो भाई क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये इनवर्स रिलेशन को शो करता है, जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी क्या होती है भाई, बढ़ती है, और प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। तो ये इस तरह का इनवर्स रिलेशन को शो करता है। तो पहला फैक्टर ये इफेक्ट करता है डिमांड को, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड को। मार्केट में बेटा एक होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो मिल्क जो क्या करते हैं एक दूसरे के प्लेस पर यूज हो जाते हैं। डेफिनेशन लिखनी है, एग्जांपल लिखना है, फिर डायग्राम बनाना है। और डायग्राम में मुझे पता है देखो रिलेटिव गुड्स में आते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स में क्यों, जब एक्स गुड्स के प्राइस पर इफेक्ट पड़ेगा तो वाई गुड्स की क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। रिलेटिव गुड्स का मीनिंग क्या है, इसका प्राइस दूसरे की क्वांटिटी पे इफेक्ट डालेगा। बात क्लियर है, इसे प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स कहते हैं। अगर मैं इसके बारे में डिस्कस करूं तो देखो आपको क्या मिलेगा, ये हमारे पास क्वांटिटी है, ये प्राइस है। अब मैंने ना यहाँ पर एक चीज लिखनी है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ प्राइस ऑफ कॉफी और प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कॉफी, पर यहाँ शो करूंगा भाई टी का प्राइस बढ़ रहा है, तो मैंने बोला टी का प्राइस बढ़ेगा और दूसरे की क्वांटिटी पे इफेक्ट डालेगी। जब टी का प्राइस बढ़ेगा तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, इसकी जगह लोग कॉफी पियेंगे। क्या पियेंगे बेटा, कॉफी। तो इन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन देखने का मिला बेटा, डायरेक्ट रिलेशन। जो रिलेटिव गुड्स होते हैं एक दूसरे के बीच में डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलेगा। जब यहाँ पर प्राइस कम हुआ तो इससे क्या होगा भाई, यहाँ पर आपको शिफ्टिंग होते हुए दिखेगा। डायग्राम में क्या दिखेगी बेटा, शिफ्टिंग होते हुए, ठीक है, बात क्लियर है। चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर अगर मैं बढ़ूं तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। कॉम्प्लीमेंट्री वो गुड्स होते हैं जो मिलकर किसी गुड्स की डिमांड को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, बात क्लियर है, जो मिलकर किसी गुड्स की डिमांड को कंप्लीट करेंगे। हमारे पास ये है, जरा समझना इसमें क्या करना है आपको, क्वांटिटी है और ये प्राइस है। अब इसमें क्या करना है आपको, ये भी रिलेटिव गुड्स में आ जाता है। अब इसमें मैंने कार और पेट्रोल का एग्जांपल ले लिया। अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो इसमें ना इनवर्स रिलेशन देखने को मिलेगा। कैसा इनवर्स रिलेशन, अब कैसे मिलेगा वो जरा समझना। जब कार का प्राइस बढ़ा तो पेट्रोल की क्वांटिटी भी क्या होगी भाई, कम हो जाएगी। इनमें इनवर्स रिलेशन, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम होने से भाई लोग पेट्रोल भी कम खरीदेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ प्राइस पे ही इफेक्ट, एक दूसरे के एक पे प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा दूसरे की क्वांटिटी पर। तो इसका प्राइस ऑफ पेट्रोल लिख दिया और यहाँ पर प्राइस क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल लिख दिया, कोई दिक्कत। यहाँ पर आपको इस तरीके से बता देने हैं, ठीक है। ये मैंने डिस्कस करे हुए हैं, थोड़ा आगे चलते तेजी में इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता ही दोगे आप, ठीक है। और इसके बाद इनकम ऑफ कंज्यूमर, तो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। देखो जब इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो राइट वर्ड शिफ्ट कर देना और उधर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर देना, क्लियर है। चलो अब हमारे पास आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये बड़ा ही क्वेश्चन है। देखो बेटा इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, जब किसी चीज के लिए हमारी टेस्ट और प्रेफरेंसेस बढ़ेगा तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर कर लेना। अब मैं बताता हूं एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर में अगर किसी चीज के एक्सपेक्टेशंस हैं, मान लीजिए मुझे पता है गोल्ड और लैंड का प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं आज खरीद कर रख लूंगा, इसकी डिमांड आज के टाइम पर बढ़ जाएगी। पर याद रखना इसमें ऐसे गुड्स को नहीं लिया जाता जो खराब हो जाते हैं, या मान लो जिस पे आपको पता है खराब हो जाए, जिनका फैशन चले जाए। कपड़े और खाने की चीजों को नहीं खरीद सकते इसमें, ठीक है। अब मार्केट को इफेक्ट करने वाले भाई, तो साइज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा नहीं पूछा जाता, पूछा जाए तो आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट। ये मैंने वन शॉट में पूरा बता रखा है, बस कर देखो मैंने कहीं प्लॉट नहीं करा, आपको कर्व भी बनाकर प्रैक्टिस करना है, लेफ्ट और राइट, बस इतना करना है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी डिमांड, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। जब पॉपुलेशन कम तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, डिमांड भी कम हो जाएगी। इससे क्या, अगर मैं बोलूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर बेटा इनकम इक्वल है
तो आपके पास पता है बेटा डिमांड बढ़ेगी, अनइक्वल है तो डिमांड कम हो जाएगी। ये डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से हैं? मार्केट डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर देखो, हाँ आप क्वेश्चन देखो बेटा, व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट रिप्रेजेंट, जब डिमांड लिफ्ट मतलब क्या होता है बेटा, शिफ्ट हो रहा है राइट, तो ये क्या दिखाएगा बेटा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं दिखाएगा, इंक्रीज दिखाएगा, इंक्रीज डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है बेटा, मतलब क्वांटिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन परसेंटेज प्राइस, ठीक है, परसेंट चेंज इन प्राइस, ठीक है। देखो इसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल, भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में से एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली आना ही है आपके पास, ठीक है। अब देखो इस न्यूमेरिकल को करते हैं, प्राइस है क्वांटिटी है, चलो दो मेथड होते हैं, आपको किस मेथड से निकालना है भाई, परसेंटेज मेथड से, कोई बात नहीं हम इसी मेथड से निकाल के दिखाएंगे। प्राइस कितना है बेटा, 10 से 12 हो जाता है, इतना इजी तो देंगे नहीं, क्वांटिटी 100 से 80 होगी, तो भाई पहले तो इसकी क्वांटिटी का परसेंट निकाल लो, कितना होता है बताए, चेंज ओरिजिनल इनटू 100, तो चेंज कितने का कह रहा है भाई, 20 का, ओरिजिनल क्या है भाई हमारे पास 100 और इंटू 100, अगर इसको इससे काट दिया तो भाई 20% तो ही आ गया। अब प्राइस में भी देख लो भाई, प्राइस में क्या आ रहा है, प्राइस में देखोगे तो प्राइस में कितने का चेंज है भाई, 2 का चेंज, ओरिजिनल भाई 10 होगा ऊपर वाला होता है, इंटू 100, इसको इससे करा तो भाई ये भी हमारे पास 10 यानी कि 20%, तो ये भी हो गया, तो 20 को 20 से करोगे तो भाई परसेंटेज फॉर्मूले से हमारे पास कितना आएगा भाई, 20 आ जाएगा, और बाकी न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस करे हुए हैं, ठीक है, तो न्यूमेरिकल आएगा इसमें। और बेटा एक डिफरेंस तो आपके पास इसी में से आएगा, मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व और शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और एनी फैक्टर। अब जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं और ये इसके रीजन, अब समझना, मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ एक क्वेश्चन इसमें ये भी है, जरा समझना, ऐसा क्यों होता है जब किसी चीज का प्राइस, देखो बेटा, वाई मोर ऑफ गुड्स इज परचेज्ड व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स, जब इसका प्राइस कम होगा तो भाई इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, जब इसका प्राइस क्या होगा बेटा, कम हुआ तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, या ये स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, ये नेगेटिव डाउनवर्ड क्यों होता है, ये आपको ना प्रॉपर पता होना चाहिए। देखो पहले इसमें आता है बेटा लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिन यूटिलिटी, ये क्या होता है बेटा, लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिन यूटिलिटी ये कहती है जैसे जैसे एक कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, आपने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक है, बात क्लियर है। अब ये डिमांड में कैसे अप्लाई होता है जरा समझना, आप कभी जाते हो मेन्यू कार्ड में, आपने देखा होगा एक तो 180 रुपए की प्लेट है और एक आपको मिल रही है जो हाफ है 180 की, और 250 की आपको फुल है, तो आप पता है आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने के लिए आप ज्यादा क्या करोगे बेटा, कंज्यूम करोगे, मतलब ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा, तो आप हाफ की वजह फुल प्लेट लोगे, तो इससे क्या होगा, जैसे वो 250 का प्राइस है आप उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाओगे, तो अगली एडिशनल यूनिट तभी खरीदोगे जब उसका प्राइस कम दिया जाए, क्यों, पहली हाफ आपका 180 की पड़ रही थी, दूसरी हाफ सिर्फ आपको 70 रुपए एक्स्ट्रा देकर पूरी आ रही है, तो लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिन यूटिलिटी में ये होता है, ठीक है, इससे ये चीज होती है। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट का मतलब है आपकी रियल इनकम का बढ़ जाना। मान लीजिए कि किसी पर्सन को 10,000 कमा रहा है, 5,000 वो कंजप्शन कर रहा है, 5,000 उसकी सेविंग है, 5,000 उसकी सेविंग है, वो उसकी रियल इनकम बनती है। अब मान लीजिए वही खर्चा अगर कोई 12,000 कमा रहा है और वो 10 के 10 उड़ा देता है, उस पर रियल इनकम 2,000 बच रही है, तो उससे क्या हुआ, रियल इनकम, अगर उसकी रियल इनकम कम हुई तो डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से बता रखा है। इसके बाद हमारे पास क्या बेटा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये होता है जब एक गुड्स दूसरे गुड्स के कंपेयर में ज्यादा चीपर हो जाए, मान ले टी कॉफी के कंपेयर में ज्यादा सस्ती होगी तो लोग किसे पियेंगे बेटा, टी को पियेंगे, कॉफी को कम कर देंगे। नंबर ऑफ कंज्यूमर, पहले जो कंज्यूमर उस गुड्स को खरीदने के लिए तैयार नहीं थे वो भी अट्रैक्ट होकर मार्केट में आने लग जाएंगे, क्यों, जैसे उसने प्राइस कम कर दिया। आप कभी भी अपने दोस्तों के साथ जाते हो तो आपने देखा होगा, पहले वो खरीदने को उसकी शॉपिंग कराने गए थे, पर उसे हमें देखा कि उसमें प्राइस बड़ा कम मिल रहा है और हम उसे अफोर्ड कर सकते हो, तो उसके उसके गुड्स को आप खरीदने के लिए भी तैयार हो जाते हो। बात क्लियर, नंबर ऑफ कंज्यूमर और डिफरेंट यूजेस, किसी किसी गुड्स के बहुत डिफरेंट यूजेस होते हैं, ऐसे मिलके बहुत मल्टीपल यूजेस है, अगर इसका प्राइस कम होगा तो इसके यूजेस बढ़ जाएंगे, अगर इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो इसके यूजेस कम हो जाएंगे, ठीक है, तो ये बात है। इसके बाद एक्सेप्शन नहीं पूछा जाता, चलो मोमेंट और ये शिफ्टिंग बहुत अच्छी तरीके से कर लेना भाई, डिफरेंस है, ठीक है, डेफिनेटली आएगा कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन वाला करके, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल करना है और इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, ठीक है, ये होता है, ठीक है। चलो इसके बाद हमारे पास इफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर पता होने चाहिए, न्यूमेरिकल डेफिनेटली है। अब मैं सीधे सीधे एक चीज लिखना चाहता हूं आपके लिए, देखो डिमांड के अंदर आपको क्या करना है बेटा, सारे डिमांड फंक्शन पढ़ लेना,
और एक डिफरेंस याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, या ये मेरी वन शॉट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैंने वो उसे पूरा डिस्कस नहीं करा, आपको मैंने वन शॉट में सारे अच्छे तरीके से डाल रखे हैं, ठीक है। बार बार चीजें डालने का कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। डिमांड फंक्शन हो गया, डिफरेंसेस आपको करना है, और ईडी का भाई एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा, इससे बच ही नहीं सकते आप, ठीक है। ये क्वेश्चन में जरूर 101% आएगा, लिखवा कर ले लो। डिमांड फंक्शन हो गया, ये हो गया। और भाई ईडी की डिग्री सारी की सारी पता होनी चाहिए कि परफेक्ट कब होती है, इम्परफेक्ट कब होती है, ये अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो इसके बाद हमारे पास आता है टीपी और एमपी। देखो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा बेटा, रिटर्न ऑफ अ फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर कर जाना कि हमारे पास जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर एजप्शन लिखनी है। और ये क्या होता है, हमारे पास दो फैक्टर होते हैं, एक फिक्स फैक्टर, एक वेरिएबल फैक्टर। और आपको पता है फिक्स फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जैसे शॉर्ट रन में हम चेंज नहीं करते, जैसे मशीनरी लैंड है, कुछ टाइम तक अगर काम नहीं चलता हो तो हम बर्डन झेल लेंगे अपने रिटेन अर्निंग से, ठीक है। बट अगर हमारे पास वेरिएबल फैक्टर अगर लेबर ढंग से काम नहीं कर रही तो उसे हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी ही कम करके दे रही है, तो आप उसे हटा सकते हो। बात क्लियर है। तो वेरिएबल फैक्टर को हम शॉर्ट रन में हटा सकते हैं, जबकि लॉन्ग रन में मतलब सॉरी हाँ, जबकि हमारे पास फिक्स फैक्टर को हम शॉर्ट रन में नहीं हटा सकते। क्लियर है बेटा। ये आपको अच्छी तरीके से एजप्शन पता होनी चाहिए, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, टीपी और एमपी का नियम पता होना चाहिए, और ये स्टेजेस लिख रखी है मैंने, और इसको समझना है, आपको टेबल बनानी है और डायग्राम करना है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही। और आपसे पूछा जाएगा कि प्रोडक्शन बढ़ने के क्या रीजन है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं आपको करना कैसे है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने कंप्लीट कराया हुआ है क्वेश्चन। देखो हाँ, पहले आपको पता है लैंड ये फिक्स फैक्टर है, इसे शॉर्ट रन में चेंज नहीं करेंगे। ये भाई लेबर टीपी है और एमपी है, 4 टॉपिक पे पूरा चैप्टर है, और उसी में से कोई क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। अब देखो ये तो 5 फिक्स रहेगा, ठीक है, और लेबर हमारे पास बढ़ते हुए चलेंगे, चलो ठीक है भाई, बढ़ा दिया। और इसके बाद क्या होगा बेटा, हमारे पास इसको पहले बढ़ा दो, पहली स्टेज क्या होगी, इंक्रीजिंग, फिर दूसरी डिक्रीजिंग, फिर नेगेटिव, ठीक है। बात क्लियर है। पहली होती है इंक्रीजिंग रेट, पहला फेज। दूसरा होगा भाई डिक्रीजिंग रेट, तीसरा होगा भाई नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। ये हमारे पास ये हो गया। अब देखो कैसे करना है, एक प्रोडक्शन ये कर रहा था 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, 12 2 14 हो गया, 14 1 15, और 15 और 1 15, और ये कितना हो गया 14। बात क्लियर है। इसी के बाद आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम में फ्री हैंड बना देता हूँ, ठीक है। टेबल के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हो डायग्राम को, ये हमारे पास, ठीक है। और आपके पास डिफरेंसेस बराबर होना चाहिए, इंटरवल, ठीक है। ये हमारे पास माइनस हो गया, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट। अब देखो हमें क्या करना है बेटा, टीपी है, हम्म, हम्म, ये एमपी हो गया, ठीक है। अब देखो ये टीपी का मैक्सिमम पॉइंट है, क्या मैक्सिमम, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब मोड़ बिंदु, ठीक है। ये एमपी मैक्स हो गया हमारे पास, ये हमारे पास एमपी क्या हो गया भाई, 0 हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज, ये थर्ड फेज, ठीक है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, और ये थर्ड फेज, ठीक है। इधर लिखोगे भाई वेरिएबल लेबर हो गया, इधर वेरिएबल प्लॉट कर दोगे, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या होगा भाई, टीपी होगा, और यहाँ हमारे पास एमपी होगा। बात क्लियर है। टीपी और एमपी बन के हमारे पास, इसी के हिसाब से अब हमें डिस्कशन करना है। देखो बेटा, हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या, पहली स्टेज क्या कहती है, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट द इंक्रीजिंग रेट मार्जिन प्रोडक्ट आल्सो राइजेस। देखो बेटा मतलब क्या है, जब हमारे पास टीपी बढ़ रहा था तो एमपी भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, बट स्टिल पॉजिटिव भी है, ठीक है। अब जरा समझना, दूसरी स्टेज के अंदर पहला पॉइंट क्या है, व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट डायमेंशनिंग रेट, बढ़ रहा है पर किस रेट से बढ़ रहा है बेटा, डायमेंशनिंग। क्यों, क्योंकि इसके बाद उसमें कमी आने लगी, 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, तो बेटा बढ़ रहा है तो पर डायमेंशनिंग रेट से, तो एमपी भी क्या हो रहा है भाई, घट रहा है। चलो ये पॉइंट ये हो गया। बी पॉइंट ये, जब ये मैक्सिमम कांस्टेंट होगा तो ये 0 हो जाता है। फिर इसकी सी मतलब थर्ड स्टेज क्या कहती है, जब ये फॉल्स और डिक्लाइन होता है तो ये नेगेटिव होगा। बात क्लियर है बेटा, ये हो गया। अब कर में भी दिख रहा है, जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है तो एमपी इंक्रीज हो रहा है, जब टीपी बढ़ क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है तो एमपी डिक्रीज हो रहा है। बी, फिर बी पॉइंट इसका क्या है, जब ये मैक्सिमम कांस्टेंट है तो ये बेटा हमारे पास 0 हो गया, जब फॉल्स और डिक्लाइन हो गया तो बेटा नेगेटिव हो गया, ठीक है। क्लियर है। इसके साथ ही हमारे पास अब क्वेश्चन आता है, कभी कभार क्वेश्चन में आपके पास है ना थ्योरी पार्ट का दे दिया जाता है क्वेश्चन। देखो क्या है,
पोलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। अब फिक्स फैक्टर के बारे में अगर बात करी जाए तो क्या होगा हमारे पास टॉपिक में, ध्यान से समझना इसके बारे में, ठीक है। अब जरा समझो, अब हमारा ना थ्योरी पार्ट का क्वेश्चन आ गया, वो तो हमें पता था डायग्राम से करना। अब है कोजेस ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्शन क्यों बढ़ता है, इसका रीजन क्या है, ठीक है, समझ रहे हो। यानी कि पहली स्टेज का जो रीजन है, वो रीजन क्या है भाई, पहली स्टेज का, तो देखो जरा समझो। फर्स्ट स्टेज, फिर सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज का अलग रीजन है। देखो पहला फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। देखो जब कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो आपकी, जैसे मैंने क्या अपनी ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट करी, समझना, तो धीरे धीरे बच्चे आएंगे, यानी कि फिक्स फैक्टर जो मेरे पास लैंड है, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर आने लग जाएंगे, इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी बेटा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला प्रोडक्शन ये बढ़ता है, तब उसका फुलर यूटिलाइजेशन हो जाए फिक्स फैक्टर का। दूसरा डिवीजन ऑन लेबर। अब यहाँ पर है ना, ट्यूशन के अंदर मैंने, अगर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ तो इकोनॉमिक्स के अंदर मैं क्या होऊंगा, स्पेशलाइज हो जाऊंगा। वैसे सेम अगर किसी फैक्ट्री के अंदर सबको काम बढ़ दिया जाता है, भाई फाइनेंस का तू संभालेगा, तो ये सारे का सारा, मान लो टेक्सटाइल का काम है, तुझे बुनाई का काम तुझे करना है, भाई पैकेजिंग तुझे करनी है, तो सबका काम है और अपनी फील्ड में वो एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। बात क्लियर है, स्पेशलाइजेशन बढ़ने से ही होता है। बेटर कोऑर्डिनेशन, भाई दोनों के बीच में जितने फिक्स है उतने वेरिएबल फैक्टर की जरूरत है, भाई उतने ही लग रहे हैं, तो इससे क्या होगा बेटा, बेटर कोऑर्डिनेशन बनेगा, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब इसके रीजन क्या होते हैं, डायमेंशनिंग होने के, घटने मतलब नेगेटिव होने, तो बेटा फिक्सिटी ऑफ फैक्टर्स, जैसे मैंने बताया फिक्स फैक्टर पे जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर आएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब प्रोडक्शन घटना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा बेटा इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब अगर कोई हम दूसरा पर्सन था जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन था, वो लेबर चली गई, अब दूसरी लेबर आ जाती है मेरे पास, तो वो इम्परफेक्ट है, तो इससे प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा जब पुअर कोऑर्डिनेशन हो तो प्रोडक्शन कम होगा। बात क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास आता है लैंड लेबर, टीपी और एमपी और एपी, ठीक है। ये मान लो ये हमारे पास, और लेबर हमारे पास ये है, ठीक है। और आपको क्या करना है भाई, सेम कंडीशन जो हमने आगे बनाई थी डायग्राम में, ठीक है। 5, 9, 12। अभी क्वेश्चन कैसे आता है एक एक मार्क्स में, जरा ध्यान से समझना। लॉन्ग क्वेश्चन चांसेस कम होते हैं, पर आपको करना कैसे, देखो टीपी एपी निकालते कैसे बेटा, टीपी से इसको डिवाइड करेंगे भाई, लेबर को डिवाइड देंगे, ठीक है। बात क्लियर है। तो जरा समझना, अब इसमें इसको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे हम, जरा इसको इससे करा तो भाई 2 आ गया, 2.5 आ गया, 2.5 के बाद 3 हो गया, 3, फिर 3 के बाद 2.8 हो गया, 2.5 हो गया, 2.14 हो गया, और 1.75 हो गया। इस तरीके से हमारे आंसर आ जाते हैं, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन जरा समझना। जब एपी राइजिंग हो रहा है, भाई दिख रहा है, पहले क्वेश्चन इसी से बन गया। जब एपी राइजिंग हो रहा है तो क्या बेटा, एमपी एपी से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बात क्लियर है भाई। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एमपी क्या भाई, एमपी भी बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है बेटा। और ग्रेटर देन क्या बेटा, ग्रेटर देन एपी, और एपी से ग्रेटर देन है, सही है, बिल्कुल सही। इसके बाद थर्ड स्टेज में ये बोला गया एसेशन और रीजन वाला क्वेश्चन आता है बेटा, समझना। इन थर्ड स्टेज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टोटल प्रोडक्शन स्टार्ट डिक्लाइनिंग। यहाँ पर क्या होगा, थर्ड स्टेज के अंदर जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, वो टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। क्या होगा थर्ड स्टेज में, जैसे ही जो टोटल प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन होता है, बिल्कुल सही है। इन थर्ड स्टेज लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन मार्जिन प्रोडक्ट बिकम नेगेटिव, क्योंकि भाई वो नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, तो दोनों ही सही बता रहे हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है भाई, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसके बाद हमारे पास बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इसका एग्जांपल बताना है, वेरिएबल फैक्टर का एग्जांपल कौन सा है। तो देखो बेटा, लैंड हमारे पास फिक्स होता है, मशीनरी फिक्स्ड होती है, परमानेंट लेबर फिक्स होती है, टेम्परेरी लेबर खत्म। शॉर्ट रन लॉन्ग रन में डिफरेंस पता है बेटा, क्योंकि इसमें सारे फैक्टर, मतलब समझना, इसमें सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज होते हैं। लॉन्ग रन में तो भाई सारे फैक्टर होंगे, फिक्स भी और वेरिएबल भी। यहाँ पर बेटा डिमांड के साथ एक्टिव रहता है ये, डिमांड, जब डिमांड सप्लाई हमेशा क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रोल रहता ही है। इसके बाद ये फैक्टर क्या करता है बेटा, क्लासिफाइड करता है फिक्स में और वेरिएबल में, और ये बेटा ये सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को ही बताता है, ठीक है। फिर टी और एमयू का रिलेशन जो बताया मैंने, इसके अलावा एपी और एमपी के बारे में बताया, वो डिफरेंस बता देना, रीजन आपको पता ही है क्यों बढ़ता है और क्यों घटता है, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि अब इसके बाद आप माइक्रो पूरा फुल ऑफ फुल मार्क्स, मतलब आपको 40 में 40 मार्क्स कोई लाने से नहीं रोक सकता, अगर इन्हीं कॉन्सेप्ट को आपने फॉलो कर लिया, ठीक है। पर इसके साथ मैं आपको बता दूं, एक बार हम रिकॉल कर देते हैं, आपको पॉइंट सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है उसमें, वीपीसी, ओसी कर्व, और इसके साथ साथ क्या होगा हमारा सेंटर प्रॉब्लम। दूसरी यूनिट के अंदर 1 कमोडिटी 2 कमोडिटी, और हमारे पास आईसी कर्व, और उसके साथ साथ हमारे पास जो टॉपिक रहेगा आईसी कर्व की सारी प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टी के साथ बजट लाइन को अच्छे से करना है। डिमांड में डिमांड फंक्शन बता दिया था, और एक डिफरेंस आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, और डिमांड को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे इफेक्ट किया जाता है वो पता होना चाहिए।
इसमें आपको टीपीएमपी और एपीएमपी और रिलीजन क्यों बढ़ता है इसका, अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी तरीके से आपका एग्जाम जाएगा। और आशा करता हूं इसके बाद आपके जो भी है कमेंट में अगर मुझे बताओगे अपना आपका एग्जाम कैसा गया, आपके लिए कितनी ये वर्थ इट रही ये वीडियो, ठीक है। तो उसके लिए बस धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।